So now we are live on Facebook. So today is the next session on research and review paper writing. So the guest of today's session is Miss Maha Qasim. She done his BS. She done her BS from Karachi University. Am I right? Yes, yes, absolutely. Hello. Hello. Yes. Okay. मिस महा ने जो है वो BS बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी. Okay, okay. She is also associated with the Department of Animal Sciences and from University of as a research associate, and currently working as a freelance research officer at Medix Laboratory Pakistan Limited. Yes. अगर जी कुछ मिसिंग है तो मैम आप बता सकती हैं जो हमारे अच्छा सेशन देखने वाले हैं उनको. जी जी मेरा जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का ये डिपार्टमेंट है. एडवांस एनिमल रिसर्च स्टडीज का रिसर्च सेंटर है. यहाँ पर मैंने एज अ को एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ काम किया है. और इसके अलावा जो है मैं आजकल फ्रीलांस जो है वो मेडिक्स लेबोरेटरी फार्मा कंपनी जो है उसमें एज अ रिसर्चर काम कर रही हूँ. तो फ्रीलांस काम वहाँ हो रहा है. वर्क एट होम बेस पर जैसे होता है या समटाइम्स आप जाते हैं. सो बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो मेरी रिसर्च एक्सपर्टीज जो है वो इन विट्रो एंड इन विवो एनिमल मॉडल्स पर है. तो दोनों तरह की वेट लैब भी और एनिमल लैब भी और इस तरह की जो है वो रिसर्च मेरे पास होती हैं. और रिसर्च प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करना, इसके अलावा रिसर्च आर्टिकल्स के अलावा रिपोर्ट राइटिंग्स या आर्टिकल सिंपल जैसे आर्टिकल राइटिंग्स भी जो है वो मैं करती हूँ. लेकिन ये कि आज इस बार का टॉपिक जो है वो आपकी तरफ से मुझे रिसर्च स्पेसिफिकली ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल का है. तो मैं और और बाकी डायरेक्शन में नहीं जाऊंगी. कोशिश करूंगी कि इन दो डायरेक्शंस में ही रहकर मैक्सिमम अपने नॉलेज से और अपने एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर सकूं. जी यासिन. हेलो जी यासिन. जी बिल्कुल. जी जी बिल्कुल. जी जी बिल्कुल ठीक है. अच्छा सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं. जो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है वैसे? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है मुझे आपकी आवाज. ठीक है. ओके चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं. जस्ट सपोज एक बीएस का स्टूडेंट है, उन्होंने रिसर्च कर ली फॉर एग्जांपल सपोज किसी भी टॉपिक पे, और उसने रिसर्च पेपर लिखना है, उन्होंने अपनी थीसिस रिसर्च पे. तो वो कहाँ से स्टार्ट ले? मतलब उसके जो टाइटल है जो उसको नॉर्मली मिलता है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता. तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए स्टार्ट में बेसिक से? देखिए टाइटल तो अभी आप छोड़ ही दें. ठीक है, टाइटल तो हम सबसे आखिर में जो है वो जब हमारी ठीक. पूरी स्टडी हो जाती है हम उसके आखिर में जो है टाइटल डिसाइड करते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि जो आपका प्रोजेक्ट है या थीसिस या सिंपल बीएस अगर आप कर रहे हैं, बीएस के बाद जो आपकी स्टडी है कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट है, सबसे पहले एक तो होता है कि आपको समटाइम्स आपको सुपरवाइजर आपके खुद चूज करने का राइट देते हैं या समटाइम्स जो है आपको डायरेक्टली असाइन कर दिया जाता है टॉपिक. ठीक है, तो दोनों में फर्क है. अगर आपकी खुद की चॉइस है कि मैं खुद चूज करूं मेरा टॉपिक, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा वो टॉपिक उठाइए जिसमें आप बेस्ट हैं या जिसमें आपकी रीडिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है या जिस टॉपिक पे आपकी इंसाइटमेंट बहुत जबरदस्त है या आपका फेवरेट टॉपिक है बेसिकली, या आप यूं कर लें. ठीक है, या अगर आपको कोई गाइडलाइन दी है आपके सुपरवाइजर ने या आपके प्रोजेक्ट हेड ने कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो एपोप्टोसिस पे काम करना है, खास आपको एक सेल लाइन भी बता दी गई, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक होता है ओरिजिनल रिसर्च, अगर आप ओरिजिनल रिसर्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको दिया जाएगा काम कि आपने इन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए अपना डिजाइन करना है या अपनी थीसिस या जो भी साइनॉप्सिस आप लिख रहे हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से सबसे पहले आप अपने कीवर्ड्स उठाइए. जब आपके कीवर्ड्स आपको समझ आ गए कि आपने जो है एपोप्टोसिस सेलेक्ट कर लिया, सेल लाइन डिसाइड कर लिया आपने, आपने जो है एक खास मैकेनिज्म डिसाइड कर लिया कि इस मैकेनिज्म पे सेल लाइन के काम होगा, प्लस इसका मैं क्या इफेक्ट देख रहा हूँ, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. ऐसे आप 1 2 3 4 5 6 7 ठीक ऐसे है. करके आप अपने कीवर्ड्स उठा लेंगे. ठीक है, आपने अपने कीवर्ड सेलेक्ट किए,
अब आप जो है उसको देखते हुए सबसे पहले आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रिसर्च का तो स्टार्ट ही हमेशा रीड होता है, रीड रीड एंड रीड, ये आपका शुरू से लेकर आखिर तक रीडिंग जो है वो मस्ट है। अब आप उससे रिलेटेड रीडिंग करेंगे, आप देखेंगे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको क्या समझ आ रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई ऐसा टॉपिक आपको डायरेक्ट दिया जाता है, इसके बारे में आपकी कोई नो हाउ नहीं होती, आपको कोई नॉलेज नहीं होती। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो सबसे पहले तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी नॉलेज गेन करके अपना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करें। आइदर आप रिव्यू आर्टिकल लिखें या आप ओरिजिनल रिसर्च लिखें, आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप कोई आर्टिकल स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। आइदर आप रिव्यू, अच्छा मैं रिव्यू और ना ओरिजिनल को कोशिश करूंगी साथ ही लेके चलूं, जहां दोनों में डिफरेंस आएगा मैं खुद डिफाइन कर दूंगी कि यहाँ इसका ये डिफरेंस है और इसमें ये डिफरेंस। ठीक है, तो ठीक है, जब बिल्कुल सही। जब आप रिव्यू या जब से सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे उसके, तो जब आपने उसके बारे में नॉलेज गेन कर ली, आपको ये पता चल गया कि आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक से रिलेटेड आपने कीवर्ड्स उठाए, कीवर्ड्स आपने ले लिए, अब आप जो है उसका इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड लिखना शुरू करेंगे। एक तो ये होता है कि या तो आप ओरिजिनल रिसर्च में तो होता है कि पहले आप अपनी नॉलेज गेन कर लें, आपने नॉलेज गेन कर ली, फिर आपने मेथोडोलॉजी चेक करी, मेथोडोलॉजी के बाद जो है वो आप ये देखेंगे कि आइदर ये जो मेथोडोलॉजी में लिखने जा रहा हूँ या लिखने जा रही हूँ ये मेरे पास अवेलेबल है, ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। रिव्यू में ऐसा मसला नहीं है, रिव्यू बिल में आपने सिंपल पढ़ा है और आपकी एक अपनी हाइपोथेसिस चल रही है। लेकिन जहां ओरिजिनल आर्टिकल की बात या ओरिजिनल रिसर्च की बात आ जाती है, वहां आपको अपनी मेथोडोलॉजी जरूर चेक रखनी पड़ेंगी। ऐसे नहीं कि आप कोई ऐसी चीज प्रपोज करने जा रहे हैं कि जो आपके पास इसकी फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं लिखने जा रही हूँ कि मैं किसी प्लांट पे काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जीसीएमएस करूंगी, गैस क्रोमेटोग्राफी या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में कर रही हूँ। लेकिन अगर मेरे रिसर्च सेटअप में ये दोनों चीजें है ही नहीं, तो मैं फिर इसको अपनी मेथोडोलॉजी का ना पार्ट रखूंगी, ना मैं इस पे वर्क करूंगी और ना मैं इसको शॉर्ट लिस्ट करूंगी अपनी स्टडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आप जो है मेथोडोलॉजी, क्योंकि इंट्रोडक्शन में जब आप लिखेंगे ना तो आप इंट्रोडक्शन में बेस बिठाते हैं कि मैंने ये काम क्यों किया या मैं आगे क्या क्या काम करूंगा। आप अपने एम्स जो है वो बहुत क्लियर रखते हैं स्टार्ट में। इंट्रोडक्शन का एक्चुअली पार्ट यही होता है कि आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे और फिर आप फौरन अपनी एम्स को जस्टिफाई करेंगे, दैट व्हाई आई हैव डिसाइडेड दिस टाइटल एंड व्हाई आई हैव डिसाइडेड दिस टॉपिक। तो फिर आप जो है वो अपनी मेथोडोलॉजी की तरफ आगे बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो सब ठीक है। आप जो आपने बात करी कि स्टार्ट कहाँ से लेंगे, तो मैं उस क्वेश्चन की तरफ वापस आऊं कि सबसे पहले आप जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, एक मेरे पर्सनल ठीक जो है। है टिप है, मैं तमाम अपने स्टूडेंट्स को भी और खुद भी मैं एक चीज फॉलो करती हूँ। ये वैसे शायद कोई सेशन में इतना बताया नहीं और शायद अपनी कोई ट्रिक जो है बताएगा भी, लेकिन मैं क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम फायदा पहुंचे मुझसे या मेरे एक्सपीरियंस से, तो ये मैं एक शेयर करना चाहूंगी कि सबसे पहले आप ना बिब्लियोग्राफी बनाइए अपनी खुद की। जो भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिसर्च आर्टिकल मुझे अच्छा लग गया, अब अभी मैं इस पे काम नहीं करी, मुझे अच्छा लग रहा है डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बात बहुत अच्छी है। अब मैंने उस आर्टिकल को सेव करना शुरू किया। अब अच्छा, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ सेव कर लेते हैं, फोल्डर्स में रख लेते हैं और भूल जाते हैं। ठीक है, मैं ये सजेस्ट करती हूँ, खुद भी करती हूँ ये काम, कि आप एक्सेल शीट बनाइए, प्रॉपर एक एक्सेल शीट बनाइए। उसके अंदर एक्स वाई जी जितने भी उस स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है 2-3 साल चलता है आपका प्रोजेक्ट, या अगर शॉर्ट प्रोजेक्ट है तो इश्यू नहीं है, लेकिन आपकी स्टडी जो है वो चलती है लंबी। तो आपके जहन से रिसर्च आर्टिकल स्लिप हो जाते हैं। समटाइम्स आपने शुरू में कोई पढ़ा होता है, पेपर लिखने जब आप बैठते हैं तो आपको वो आर्टिकल मिलता नहीं, गुम हो जाता है। तो जो भी आर्टिकल आप पढ़ें, आप उसको अपनी बिब्लियोग्राफी में इस तरह सेव करें कि अपने उस ऑथर का नाम और उसके ईयर ऑफ पब्लिकेशन के नाम से सेव करें। अच्छा, मैं आपको ना यहाँ अपनी एक ना शेयर करना चाहूंगी जो मेरी बिब्लियोग्राफी किस तरह मैं बनाती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सही है। मैं आपको एक सैंपल शेयर कर देती हूँ, तो उससे ना स्टूडेंट्स को बहुत ठीक है। आसानी हो जाएगी समझने में। ये कैम जो है रिवर्स, अच्छा ये कैम रिवर्स नहीं हो सकता। जी, जी, बिल्कुल। ये कैम नहीं रिवर्स हो सकता है। नहीं, मेरे ख़्याल में वो बैकवर्ड पे नहीं जा सकता, आई थिंक सो। अच्छा, मेरे ख़्याल में वो उनसे गलती से वो हो गया है।
कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, लिंक। सो आज का सेशन, आप लोगों को पता है कि हमारा जो आज का सेशन है वो रिव्यू पेपर और रिसर्च पेपर के हवाले से है। तो मैम वहाँ जो है वो आ जाएंगी कुछ ही देर में, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग अपने क्वेश्चंस और रिगार्डिंग कुछ भी हो तो आप लोग वो मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चले वहाँ मैम आ जी, गई हैं तो ये ना वो कैमरा फ्लिप नहीं हो रहा है, वरना मैं आपको ना अपनी बिब्लियोग्राफी शो करना चाह रही थी स्टूडेंट्स को कि मैं किस तरह की बनाती हूँ। चलिए ठीक है, मैं वर्बली ठीक बता ठीक देती हूँ। वैसे मैं वर्ब ठीक है, ठीक है। अगर फ्रंट कैमरे से हो सकता है, फ्रंट कैमरे से हो सकता है तो इसमें फिर मुझे ना नजर नहीं आएगा एक्चुअली ना कि मैं क्या शो कर रही हूँ, इसलिए ना। चलिए मैं वर्बली बता अच्छा देती चलिए। हूँ। अच्छा, जैसे फर्स्ट सेक्शन में आप एक हेडिंग बनाइए टाइटल की, आपने सिंपल उसका उसमें अपना रिसर्च का टाइटल ले दिया। इसके बाद उस आर्टिकल का जर्नल दे दिया आपने, ऑथर का नाम दे दिया या ऑथर का नाम ना दें, ईयर ऑफ पब्लिकेशन दे दें, प्लस आपने उसे किस लिए सेलेक्ट किया है वो जरूर लिखें। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि जब मैं डिस्कशन लिखने बैठूं इस पेपर का तो तब मुझे ये पेपर नजर आ जाए, तो मैंने उसमें डिस्कशन मेंशन कर दिया। फिर मैंने इसके अंदर कंट्री मेंशन कर दी। फिर मैंने इसके अंदर जो है टाइप, अब जैसे बहुत सारे पेपर ऐसे भी होते हैं कि क्लिनिकल स्टडीज होती हैं, प्री क्लिनिकल स्टडी होती है, या अगर मैं रिव्यू आर्टिकल लिख रही हूँ और कि मुझे, तो मैं सेक्शन बना दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी प्लांट की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पे लिखना चाह रही हूँ, मैंने उसको मेंशन कर दिया कि ये एंटी माइक्रोबियल का पेपर हो गया। अगर मैं उसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टी पे काम करना चाह रही हूँ तो मैंने उसको आके लिख दिया। अब इससे आसानी ये होगी कि जब मैं रिव्यू आर्टिकल लिखते हुए उस हेडिंग पर आऊंगी तो मैं सिंपल उसे सेलेक्ट, मेरे पास ना वो लिस्ट आ जाएगी, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल को मैं सेलेक्ट करके सेपरेट कर लूंगी, और फिर मुझे वो पूरे 200 या 300 पेपर्स में नहीं देखना पड़ेगा। मैं सिंपल अपनी बिब्लियोग्राफी खोलूंगी, नंबर सेलेक्ट करूंगी और फिर मैं उस पेपर पर क्विकली आ जाऊंगी, क्योंकि ओरिजिनल आर्टिकल लिखते हुए आपको इतना इश्यूज नहीं होते। आपके पास 50 टू 100 रेफरेंसेस होते हैं, लेकिन जब आप रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं तो मिनिमम आपके पास 400 रेफरेंसेस होते हैं, और जो बहुत एक्सीड करके भी 1000 तक चले जाते हैं। तब आपके पास ये मैनेज करना रेफरेंसेस के साथ, या फिर आपको एक खास आर्टिकल ढूंढना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मेरे पेपर्स खो जाते हैं, या बहुत सारे लोगों के पेपर्स खो जाते हैं। तो ये बिब्लियोग्राफी आपको जो है ना वो बहुत हेल्प करेगी। ये अगर आप अपनी रिसर्च स्टार्ट होने के फर्स्ट डे से अगर ये आप बना लेंगे ना, कि आपने अपना हर पेपर, हर चीज जो भी आपको XYZ कोई भी कहीं से सजेस्ट कर रहा है, या आपका सुपरवाइजर आपको कह रहा है, या मुझे कहीं दिख गया, आप अपने पेपर जब आप बिब्लियोग्राफी में से अरेंज रखेंगे, आपको 1 साल 2 साल 3 साल जितने साल भी आपकी थीसिस या एमफिल या प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है आपका, आपके कोई पेपर इंशाल्लाह कभी नहीं खोएगा। तो यहाँ से तो आप फर्स्ट स्टार्ट लेंगे। इसके बाद जो है जब ये आपका मैनेज होगा, उसके बाद थ्रू आउट आप पेपर लिखें। आपको जब भी कोई लिखना होगा, जब भी कोई स्ट्रेटेजी आपको कहीं परेशानी करेगी, आप सिंपल अपनी बिब्लियोग्राफी खोलें। अच्छा, ये मजे की बात ये है कि ये आपको यहाँ नहीं, अगर आपको पब्लिश करवाना है ना पेपर, तब भी आपको बड़ा काम आएगा। जैसे मैं जब पेपर खोलती हूँ तो मैं फॉरन रिसेंट पेपर उठा लेती हूँ। 2019 का ईयर देखा, भाई ये पेपर सेलेक्ट कर लें आप। 2019 का पेपर उठा के मैंने उस पेपर की रिसेंट जल्दी जल्दी फाइंडिंग्स उठा ली, उसका फॉर्मेट देख लिया, बेसिक बिल्कुल रिसेंट वर्क आप चेक करें उसका, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना पेपर की फॉर्मेटिंग कर लें। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है वो अपना जर्नल सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलर वर्क जिस तरह के से, अगर आपने ओरिजिनल रिसर्च आप लिख रहे हैं तो आपको ये ढूंढने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि किस तरह की रिसर्च जो है वो किस तरह के जर्नल में पब्लिश हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एक पेपर लिखा है, या फिर कोई पेपर आपको मिल गया है जो बहुत रिसेंट है और किसी जर्नल में, XYZ जर्नल में, नेचर में फॉर एग्जाम्पल पब्लिश हुआ है, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि आपकी स्टडी से मिलता जुलता पेपर नेचर में पब्लिश हो रहा है। फिर आप नेचर को एम करेंगे और नेचर की जो है वो गाइडलाइंस पढ़ें, उसे सेलेक्ट करें, क्योंकि जर्नल सिलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमें प्रॉब्लम होती है कि आपको एग्जैक्ट में या प्रॉपर एक जर्नल सेलेक्ट करना आना चाहिए। हर जर्नल में या हर क्या नाम है आपके, हर किसी जर्नल में जो है हर आर्टिकल पब्लिश नहीं होता। तो उसके हिसाब से आपको अपनी कैटेगरी पता चल जाएगी कि मैं किस जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करूंगा। सो बेसिकली योर बिब्लियोग्राफी इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ यू इन थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ योर रिसर्च। स्टार्ट से लेकर
पब्लिकेशन तक, आखिर तक, जब तक आपकी पब्लिकेशन नहीं हो जाती, आपको जो आपकी बिब्लियोग्राफी है वो लीड करेगी और वो ही आपको हेल्प आउट करेगी। तो सबसे पहले ये तो आप एक हैबिट रख लें कि आपने बिब्लियोग्राफी बनानी है। इसके अलावा जैसे जैसे आप चलेंगे आगे, तो जैसे टॉपिक्स आप लेके चलना चाहें या कोई और क्वेश्चन हो तो फिर आप काइंडली बताइए मुझे। अच्छा, तो यहाँ तक तो ये हो गया कि हम लोगों को लेआउट टाइप बनाना चाहिए रिव्यू पेपर या रिसर्च पेपर लिखने से पहले, ठीक है। इसमें तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और टाइटल का भी हल हो गया कि टाइटल आपने लास्ट में अपने जो पेपर है या रिव्यू पेपर है उसको देख के आपने लिखना होता है, बनाना पड़ता है टाइटल, वो भी ठीक हो गया है। चले आगे आप जाएं, फिलहाल यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। अगर कोई क्वेश्चन व्यूवर्स का हुआ, फॉलोअर्स का, तो वो पूछ लेंगे तो वो आगे आपसे मैं पूछवा लूंगा, मतलब आपसे पूछ लूंगा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सही है, ठीक है, ठीक है सही मैम। है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आप आगे चलेंगे तो अब आप देखें, अब आपका जो है स्टडी हो गई आपकी। अब डिपेंड करता है आप रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं या रिसर्च आर्टिकल, ओरिजिनल रिसर्च कर रहे हैं। अगर तो आप ओरिजिनल रिसर्च कर रहे हैं तो फिर आपकी प्रैक्टिकली आपने जो है वो अपनी मेथोडोलॉजी पे काम कर लिया, आपने अपनी मेथोडोलॉजी बना ली, फिर आपने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए सारे, आपका कोर्स वर्क या आपका लैब वर्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप वापस आएंगे तो सबसे पहले पेपर पे बैठने से पहले ही, लिखने से पहले ही, सबसे पहले आप अपना डाटा फाइनलाइज करेंगे। डाटा किस तरह फाइनलाइज करेंगे कि आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करने के लिए आजकल जो है वो हम SPSS यूज कर रहे हैं। SPSS का रिसेंट वर्जन 17 या 19 भी आ गया, तो आप SPSS को यूज करेंगे अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। अच्छा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए भी ये भी होता है स्टूडेंट्स को परेशानी के SPSS में तो बहुत फंक्शंस हैं। आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि मैं कौन सा फंक्शन यूज करूं, मैं एनोवा यूज करूं, मैं पोस्ट हॉक लगाऊं, या मैं क्या यूज करूं? तो उसकी की ये है कि आप ये देखिए कि आपके पास जो है वो कौन से पेपर्स ऐसे हैं जो आपने अपने की पेपर्स रखे हुए हैं। 4-5 ऐसे पेपर्स होते हैं, 2 फोल्ड पेपर्स जो हैं वो आपके पास होते हैं, जो आपकी फिंगर टिप्स पर होते हैं, या जिसका काम आपके पेपर से, आपकी स्टडी से बहुत ज्यादा सिमिलर होता है या बहुत क्लोज होता है। 5 to 10 पेपर्स आपके वो ऐसे होते हैं। अब आप देखिए कि आपने उन पेपर्स को, जिनकी जो आपकी प्रेजेंट में बहुत आइडियल पेपर है, उनमें कौन सा स्टैटिस्टिकल फंक्शन यूज हुआ। एक को देखें, दो को देखें, किस तरह पेपर में प्रेजेंट किस तरह हो रहा है। या अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उन्होंने फॉर एग्जांपल एनोवा वन वे लगाया हुआ है, तो वन वे पे उन्होंने कौन सा फंक्शन यूज किया है, ड्यूनेट किया है, ट्यूकी किया है, क्या कौन सा किया है, उस हिसाब से आप देखिए कि आपको कौन सा फंक्शन लगा है। आपने वो फंक्शन सेलेक्ट किया, आप अग्री हो गए, आपने 3-4 पेपर में देखा कि 2-3 वर्क में सिमिलर काम हो रहा है, आपने वो फंक्शन डिसाइड कर लिया। अब उस फंक्शन को देखते हुए आपने अपना तमाम SPSS का, अपना डाटा की सिग्निफिकेंसी ड्रॉ कर लिया आपने। आपके पास रिजल्ट्स आ गए, आपको पता चल गया कि आपके पास यहाँ सिग्निफिकेंसी है, यहाँ नहीं है, या कहीं पर है तो उसे एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आके अपना डाटा या अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का पता चल जाएगा कि क्या प्रोग्रेस रही है, आइदर यू आर सक्सेसफुल और यू हैव टू रिपीट योर सम एक्सपेरिमेंट्स और नॉट। यहाँ पर आ जाएगा आपका डाटा। अगर आपको आपका डाटा आ गया है सिग्निफिकेंट, वेल एंड गुड। अच्छा, बहुत सारी बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स को ना समझ भी नहीं आ रहा होता है कि कैसे लगाएं, या कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता, कि फर्स्ट टाइम काम कर रहे होते हैं SPSS पर। तो उसका तरीका ये है कि आजकल वैसे या तो आप गूगल कर लें या ट्यूटोरियल्स देख लें। SPSS के ट्यूटोरियल्स भी नेट पे अवेलेबल होते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है, आप यूनिवर्सिटी में अगर हैं, तो हर यूनिवर्सिटी का एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है। कराची यूनिवर्सिटी का भी है, डाउ का भी है, और मुझे 2 का आइडिया है, ICCBS में भी है। तो यहाँ पर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हेल्प ले सकते हैं एक्सपीरियंस स्टैटिस्टिशियन की। अगर तो फॉर इंस्टेंस आपके पास नहीं है ये फैसिलिटी, आपका कोई स्टैटिस्टिशियन नहीं मिल रहा है, तो फिर आप जो है या तो आप अपने सुपरवाइजर से गाइडेंस लीजिए, या कोई और सीनियर पर्सन, कोई फेलो आपका या कोई और सीनियर हो आपका जो काम करते रहे हो SPSS पर, आप उनसे गाइडेंस लें, वो आपको गाइड कर दें। नहीं तो जो है आप ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं और उसके हिसाब से भी अपना डाटा इनपुट करना सीख सकते हैं। ये बात आ गई आपके डाटा की। अब आपके पास स्टैटिस्टिकल डाटा भी आ गया। अब आप ये देखिए कि अब आप पेपर लिखने बैठेंगे।
अब जब अपना पेपर लिखने बैठेंगे तो सबसे पहले तो आपने जो है वो ये आइडेंटिफाई करना है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। मेथोडोलॉजी आपकी आपने लिख ली, वो फिक्स्ड होती है ऑलमोस्ट, बहुत उसमें चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन ये है कि वो आपके पास ऑलरेडी उसके पास प्रूफ होंगे, क्योंकि आप मेथोडोलॉजी लिखना यूं आसान है कि आपने ऑलरेडी मेथोडोलॉजी किसी ना किसी जगह से किसी पेपर से फॉलो की हुई होती है, आपको बस उसे जस्टिफाई करना होता है। अच्छा, एक बहुत प्रॉब्लम जो है या एक मिस्टेक मैं कहूँ कि मिस्टेक बहुत ज़्यादा देखने में ये आती है कि स्टूडेंट्स जो हैं या जो भी रिसर्चर है वो अपनी मेथोडोलॉजी को ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये पूरी ओन मेरी है या ये मैंने इन्वेंट करी है, रेफरेंसेस काट देते हैं, रेफरेंसेस नहीं शो करते। ये बहुत बड़ी गलती है, ये कभी भी मत करिए। आप जितना अपनी मेथोडोलॉजी को रेफरेंसेस से जस्टिफाई करेंगे, आपकी मेथोडोलॉजी उतनी ऑथेंटिक प्रूफ होती है। अगर आप ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि आप जो मेथोडोलॉजी आपने लगाई है वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है, सम केसेस में ये है, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन उसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस फिर चाहिए होते हैं प्रूफ करने के लिए। लेकिन फॉर स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स हैं तो अक्सर एक मिसकॉन्सेप्ट है, ये हमें भी था हमारे टाइम पे जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, तो हमें लगता था कि अपना ओन वर्क बताना जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, जबकि ऐसा नहीं है, ये मिथ है। ये जो है आप जितना अपनी मेथोडोलॉजी को प्रूफ करेंगे कि ये एक इन 2-3 पेपर्स में या जिन भी पेपर्स में ये यूज हुई है और हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, ये आपकी मेथोडोलॉजी को उतना ऑथेंटिक प्रूफ करेगा और फर्दर ऑथेंटिसिटी आपके रिजल्ट से प्रूव हो जाएगी। अच्छा, फिर आप जो है मेथोडोलॉजी आपने फाइनल कर ली, मेथोडोलॉजी में आप ईच एंड एवरीथिंग कोशिश करें कि लिखने की कोशिश करें कि आपने कहाँ से क्या परचेज किया या आपका टेस्ट सब्सटेंस क्या था, टेस्ट सब्सटेंस की आपके पास जो है वो कंपोजिशन अगर है तो आप कंपोजिशन बताइए, या अगर आपके पास जो है कोई और स्टडी उस पर करी है या आपने किस तरह से एक्सट्रैक्ट की फॉर्मेशन करी हुई है या किस तरह आपको मिला है वो आपका टेस्ट सब्सटेंस, उसको जस्टिफाई करिए, अपने वर्क प्लेस या अपने इक्विपमेंट को जरूर बताइए। तो मेथोडोलॉजी में एक्चुअली कोशिश ये करिए, एक टिप है ये, कि ऐसा लिखने की कोशिश कीजिए कि कोई भी शख्स पहली नजर में देखे तो उसे ये समझ आ जाए, हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूँ। दैट मीन्स योर रिजल्ट्स एंड योर रिसर्च शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। दैट्स कॉल्ड अ ट्रू रिसर्च। अदरवाइज आप अपना मेथोडोलॉजी ऐसे लिख देंगे किसी को कुछ समझ ना आए या छुपा कर लिखें या छुपाएं, तो वो रिजल्ट रिप्रोड्यूसिबल नहीं है। वो आप जब भी रिव्यूअर को अपने देंगे, जर्नल जब आपका पब्लिकेशन के लिए आप देंगे, आपके पास हमेशा सवाल आएंगे कि डिफाइन योर मेथोडोलॉजी मोर, वहां आप फंसेंगे, फिर आपको वापस जो है वो रिव्यूअर क्वेश्चंस करें। उससे बेटर ये है कि आप ज्यादा लिख दीजिए, आप अपनी मेथोडोलॉजी को ज्यादा लिख दीजिए, उन्हें फील होगा तो वो आपको खुद कह देंगे कि रिड्यूस कर दें आप साइज। ज्यादा लिखने में कोई बुराई नहीं है, कम लिखेंगे क्वेश्चंस आएंगे, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा और आपकी पेपर की जो है वो रेपुटेशन या आपके वर्क पर क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप अपनी मेथोडोलॉजी जितना मैक्सिमम जस्टिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जरूर लिखिए। बहुत सारी चीजें रिव्यू के टाइम या अगर आपके इंटरनल रिव्यू या सुपरवाइजर देख रहे होंगे आपको, तो वो काफी चीजें खुद उसमें से रिमूव करवा देंगे। और बाकी टिप्स आप ले सकते हैं कि जो उसी पेपर को किसी और ने अगर लिखा है तो किस तरह से लिखा है, उस पेपर को आप उस तरह भी लिख सकते हैं। मेथोडोलॉजी का लिखने का तरीका, केमिकल्स लिखने का तरीका, ये सब जो है आप किसी पेपर से भी देख के लिख सकते हैं और अब अपनी ओन भी बना सकते हैं। ये हो गया आपका मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के बाद अब आप आइए, अब आप यहाँ से क्लियर हो गए, मेथड्स आपके क्लियर हो गए, आपके हाथ में है आपका स्टैटिस्टिकल डाटा। इसके बाद अब आप लिखिए अपना इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन जो है वो ओरिजिनल रिसर्च का जो है वो बिल्कुल अलग होता है। उसमें ये होता है, उसमें आप ये बताएंगे, थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन आप देंगे अपने स्टडी के बारे में, थोड़ा बैकग्राउंड देंगे आप, और उसके बाद आप फौरन इस पॉइंट पर आएंगे कि आपने ये टॉपिक क्यों डिसाइड किया है। ये होगा आपका इंट्रोडक्शन, छोटा सा या नॉर्मल 200 या एब्स्ट्रैक्ट से थोड़ा सा बड़ा होगा आपका, थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा आपका। उसमें आप अपने जो है वो पेपर के बारे में बता दीजिए, अपने टॉपिक के बारे में बताइए कि आपने ये इस बेसिस तक क्यों आए हैं आप, इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड देने के बाद, ताकि आपको क्विकली मेथोडोलॉजी पर आने के बीच में कनेक्शन फील हो कि आपने ये स्ट्रैटेजी क्यों चूज करी है। जबकि रिव्यू आर्टिकल के अंदर जो है वो आपका इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक होगा वो आप उसमें अपना टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि आपने जो है वो अगर ये टॉपिक लिया है
तो उसके पीछे जो है वो क्या वजह है, या इस रिव्यू के पीछे इस रिव्यू को लिखने की क्या क्या जरूरत है या इम्पोर्टेंस क्या है इस उसकी। तो आप इसका बैकग्राउंड बताएंगे और इंट्रोडक्शन बताएंगे। अच्छा, ओरिजिनल रिसर्च में जो है वो मेन बॉडी जो है पेपर की वो थोड़ी सी लंबी होती है। जैसे आपने मेथोडोलॉजी लिखी या आपने जो है उसके अंदर मेथोडोलॉजी के अंदर भी सब हेडिंग्स होती हैं, आपका टेस्ट सब्सटेंस आ गया, आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आ गया, आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आ गए, आपका इक्विपमेंट आ गए, ये आती है। और जो आपका रिव्यू आर्टिकल है उसके अंदर जो है वो सिंपल आपकी बॉडी पेपर वेरी करती है, टॉपिक वाइज बिल्कुल चेंज होती है। अगर आप प्लांट स्टडी कर रहे हैं या हेडिंग वाइज जैसे आप चल रहे हैं तो आपकी हेडिंग्स बिल्कुल अलग होंगी। इसमें कोई ऐसी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने हेडिंग्स ही फॉलो करनी है। रिव्यू आर्टिकल में मेन बॉडी के लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जैसा अपनी रिसर्च को लिखना चाह रहे हैं, अपना रिव्यू के आपके पास जैसा माइंड मैप आपका बना हुआ है, फ्लो चार्ट जैसा आपका बना हुआ है कि आपने इतने इतने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इतना आपको उसको स्प्लिट करना है, आप उस हिसाब से अपना रिव्यू आर्टिकल को डिजाइन करिए और अपने रिजल्ट्स की तरफ आइए। उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने ओरिजिनल रिसर्च के अंदर आपने अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ले ली, आपके पास वो आ गई, आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने टेबल्स, आप अपनी पूरी रिसर्च को रिव्यू, अच्छे रिव्यूज में ये होते हैं, जो मुझे रिव्यू पेपर्स में अच्छा लगता है कि बड़े अच्छा टेबुलर फॉर्म में जो है ना वो पेपर को समराइज किया हुआ होता है। ये भी एक बहुत अच्छी अप्रोच है कि आप टेबल्स, फिगर्स और ग्राफ से जो है वो बताएं कि आपकी जो रिव्यू आप किसी खास टॉपिक को कर रहे हैं तो ईयर वाइज या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उस पेपर में या उस टॉपिक में कैसे प्रोग्रेस हुई है, या जरूर बताएं। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये होता है कि ईयर वाइज आप चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1950 में काम था, 1960 में ये काम हुआ है, सो ऑन आप चलें, तो ये कहलाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप अपने पेपर को इस तरह लिखें कि देखने वाला जो है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि रिव्यू पेपर में इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि पढ़ने वाला जो है वो एक्चुअल पॉइंट को मिस कर देता है। तो आप कोई फ्लो चार्ट बनाइए या फिर आप कोई ऐसा टेबल बनाइए कि जो उस पूरे पेपर को समराइज कर दे। वरना अगर एक रिव्यू आर्टिकल में सिर्फ टेक्स्ट 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 चलेगा तो दैट विल बी अ टिपिकल रिव्यू आर्टिकल एंड इट विल बी टू मच बोरिंग टू स्टडी। तो आप अपनी जो है वो स्टडी को या अपने पेपर को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं रिव्यू आर्टिकल को, कि उसके अंदर आप फिगर्स डालिए, कोई मैकेनिज्म डालिए, खास किसी मैकेनिज्म की आप फिगर लीजिए, आप जो है वो फ्लो चार्ट के थ्रू बताइए, ईयर वाइज प्रोग्रेस बताइए किस उस टॉपिक पर, या आप जो है ये बताइए फॉर एग्जांपल कि अगर किसी एक स्पीशी, फॉर एग्जांपल आपने किसी प्लांट स्पीशी पे काम किया, अगर आपका एक उस पूरे प्लांट किंगडम पे काम है तो आप हर स्पीशी वाइज उसकी प्रॉपर्टीज को समराइज करिए। वो एक पेपर देखकर जो है मैंने कुछ सैंपल्स बड़े अच्छे निकाले हुए थे बताने के लिए, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि इसमें कैमरा फ्लिप नहीं हो पाएगा, वरना मैं सोचा था मैं कुछ पेपर्स स्टूडेंट्स को दिखाऊंगी और फिर मैं उससे उनको गाइड करूंगी कि कौन से पेपर्स बहुत अच्छे कहलाए जाते हैं या कौन से पेपर्स का जो टेम्पलेट है वो बहुत आइडियल होता है। तो उसमें टेबल्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिव्यू आर्टिकल के अंदर। वरना ओरिजिनल रिसर्च में तो आपके पास ग्राफ्स होते हैं, आपके फिगर्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, वो इनफ होते हैं जस्टिफाई करने के लिए, वो काफी होते हैं कि आप जो है ना रीडर को इंटरेस्टेड रखें। लेकिन रिव्यू आर्टिकल्स जो है उनको इंटरेस्टेड रखना इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ। तो ये एक टिप ऐसी है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी और मैं खुद भी फॉलो करती हूँ कि मैं जो है वो टेबल वाइज जो है उसको समराइज करती हूँ ताकि क्विकली जो है उस टेबल पे आप जाएं एंड यू विल गेट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। तो इस तरह जो है हम रिव्यू आर्टिकल में और इसमें दोनों में ये फर्क है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस ओरिजिनल रिसर्च पर। मैथडोलॉजी हमने डिस्कस कर ली, आपके पास आ गए आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया आपका, आपने जो है वो मैथडोलॉजी लिख ली, दोनों की, रिव्यू भी और ओरिजिनल की। अब आ जाते हैं आप रिजल्ट्स के ऊपर। अच्छा, रिजल्ट्स जब आप लिखते हैं अपनी ओरिजिनल उसमें तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अपने रिजल्ट्स लिखिए और डिस्कशन अलग लिखिए, या तो कुछ जर्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि रिजल्ट्स और डिस्कशन कंबाइन हो। तो ये बात जो है आप अपने जिस जर्नल को आपने एम बनाया है कि आप इस जर्नल में से में पब्लिश करवाना चाहते हैं, आप उस हिसाब से भी अपना टेम्पलेट रख सकते हैं। अगर वो डिमांड करते हैं कि रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन शुड बी कंबाइंड, तो आपका लिखने का तरीका ये होगा कि जहां जहां आपने हेडिंग वाइज अगर आप चल रहे हैं या तो आप बिल्कुल हेडिंग नहीं बनाएंगे। जैसे हम रिजल्ट्स में हेडिंग बनाते हैं, एक एक हेडिंग वाइज सब हेडिंग्स हमारी चलती हैं, हम
डिफरेंट सेक्शंस बनाकर रिजल्ट को डिवाइड कर देते हैं। जब आप रिजल्ट और डिस्कशन कंबाइन लिखेंगे तब आप बिल्कुल भी हेडिंग्स उसमें नहीं लिखेंगे और सिंपल पैराग्राफ फॉर्म में आप चलेंगे। लेकिन अगर आप रिजल्ट और डिस्कशन सेक्शन अलग आपने बनाया है तो अब आप रिजल्ट्स में बिल्कुल आप हेडिंग्स बनाएंगे प्रॉपरली, जैसे आप चलते हैं आप वैसे ही चलेंगे। लेकिन अगर दो कंबाइंड है तो आप फिर हेडिंग नहीं लिखेंगे, जहां पर आपने रिजल्ट डिस्कस किए उसी से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई ऐसा पॉइंट है जो आपने सोचा है कि आप डिस्कशन में से डिस्कस करना चाहते हैं, आप क्विकली वहां पर ही वो पॉइंट डिस्कस कर लेंगे और एक टॉपिक वाइज आप चलेंगे डिस्कशन में। आप ये नहीं करेंगे कि आपने अपने तमाम रिजल्ट सारे डिस्कस कर लिए उसके बाद आप बिल्कुल पीछे फर्स्ट हेडिंग पर आ जाएं और फिर एंड में आप फर्स्ट हेडिंग वाली बात बता रहे हो, तो ये आप इस तरह नहीं चलेंगे। ये जो है रीडर को कंफ्यूज करता है, रिव्यूअर को कंफ्यूज करता है, अपसाइड डाउन ऊपर नीचे जो है ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अच्छा, जब आप रिजल्ट्स लिखेंगे तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम जब फिगर्स और टेबल्स जब मेंशन करते हैं तो वो ऑर्डरली नहीं होते, असेंडिंग ऑर्डर्स में। तो राइटअप के टाइम, रिजल्ट राइटअप के टाइम एक बात ये आप याद रखें कि फिगर 1 की अगर आप डिस्कस करेंगे तो रिजल्ट में सबसे पहले आप फिगर 1 डिस्कस करेंगे, फिगर 2 डिस्कस करेंगे और ये असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप जो है वो रिजल्ट सेक्शन में आप ये करें कि पहले मैं मेंशन कर दूं कोई ऐसा रिजल्ट जो फिगर 5 हो, फिर मैं फिगर 2 को डिस्कस करूंगी या फिर मैं फिगर 1 डिस्कस करूंगी। ये ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब करेगा रिव्यूअर को भी, रीडर को भी, और आपके पास ये यूजुअली रिक्वायरमेंट भी होती है काफी जर्नल्स की, दैट ऑल योर टेबल्स एंड फिगर्स शुड बी डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट पोर्शन इन एन असेंडिंग ऑर्डर। सो इस चीज का बहुत ख्याल रखा जाए कि इन पॉइंट पे काम करते हुए जो है आप अपने रिजल्ट्स और टेबल्स को अलाइन कर लें। या तो आप ये करें कि पहले आप अपना रिजल्ट लिख लें पूरा और जहन में रख लें कि यहाँ ये आनी चाहिए फिगर, ये आनी चाहिए ये फिगर, उसके बाद आप अपनी फिगर्स और टेबल्स को नंबरिंग दें। ये आसान, ये एक टिप है, ये ज्यादा आसान है। आप अपनी, क्योंकि फिगर का नंबर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक टेक्स्ट पोर्शन को या एक पैराग्राफ को बिल्कुल एक फ्लो में बिठाना, ये एक रीडर के लिए भी और एक रिसर्चर लिखने वाले के लिए भी ना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है कि हर चीज एक फ्लो में रहे, डिसकनेक्टेड ना फील हो कि रिजल्ट्स की। तो लिखना मुश्किल है, फिगर अरेंज करना आसान है। सो आप लिख पहले लीजिए और फिर आप फिगर्स को बाद में नंबरिंग दे दीजिए, ये एक टिप है आप। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत बड़ी रिजल्ट्स में प्रॉब्लम ये होती है कि जो चीजें टेक्स्ट में डिस्कस हुई हैं वही रिजल्ट फिगर और टेबल्स में डिस्कस हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एंजाइम की इनहिबिशन बता रही हूँ तो मैं टेक्स्ट में भी लिख रही हूँ दैट दिस प्लांट इनहिबिट्स दिस दैट परसेंटेज ऑफ इनहिबिशन, और फिर मैंने एक इनहिबिशन का चार्ट भी बनाया हुआ है। तो डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है, ये आपकी स्पेस भी घेर रहा है और ये डबल डबल जो है ना वो रिव्यूअर को भी कंफ्यूज कर रहा है, रीडर को भी कंफ्यूज कर रहा है। तो ये एक बात है कि जो चीज आप, अच्छा जो चीज फिर आप जो टेबल में बता रहे हैं फिर आप फिगर्स में मत रिपीट कीजिए। फिगर्स में आप सिर्फ ग्राफ बताइए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताइए, टेबल्स में आप वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दे दीजिए जिस चीज को आप ग्राफिकली नहीं बता पा रहे, या जो भी XYZ जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है। मकसद ये है कहने का कि टेक्स्ट, फिगर्स एंड टेबल्स, दीज शुड नॉट बी रिपीटेड। एक इंफॉर्मेशन आपने टेक्स्ट में बता दी है, कोशिश करिए फिगर में कुछ डिफरेंट न्यू लाइए, या टेबल में बिल्कुल कुछ न्यू लाइए। ये ना करिए कि एक इंफॉर्मेशन को आप टेक्स्ट में भी लिख रहे हैं, फिगर में भी बना रहे हैं और टेबल्स के थ्रू भी बता रहे हैं। दैट विल बी टू बोरिंग फॉर द रीडर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आप फिगर्स और टेबल्स को हमेशा जो है वो ये बताइए कि डिनोट किस तरह कर रहे हैं। ये अच्छा, ये जो है ना ये जर्नल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको करना होता है। ये मैं चाहूँ कि मैं ऐसे लिख लूँ फिर आप जो है वो चेंज कर दे, जर्नल की रिक्वायरमेंट अलग हो जाए, तो ये इतना इशू नहीं है। ये ऑन द मोमेंट आप जिस जर्नल को भी एम कर रहे हैं कि मैं इस जर्नल में अपना काम पब्लिश करवाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आप उस हिसाब से उससे चेंज कर सकते हैं। तो ये इशू नहीं है कि मैं उसे फिगर FIG डॉट करके लिखूं या FIGURE फिगर करके लिखूं, ये इशू इसमें यहाँ नहीं होता। ठीक है। अच्छा, टेबल, और जब टेबल्स या फिगर उसका आप टाइटल देते हैं, टाइटल एक होता है कि जो हेडिंग है उस, और एक होता है लेजेंड।
टाइटल और लेजेंड में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेजेंड में हम क्या बता रहे हैं और टाइटल में हम क्या बता रहे हैं। टाइटल जो है वो एक हेडिंग है, फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है, उसका आपने हेडिंग दे दी कि इसमें मैं ये वाली बात बताऊंगी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी ऑफ दिस। लेकिन आप लेजेंड में ये बताएंगे दैट हाउ आई ऑब्टेन दिस एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल इफ आई एम प्लॉटिंग सम ग्राफ, तो मैं वहां जरूर बताऊंगी, या उस ग्राफ के अंदर मैंने सिग्निफिकेंसी अगर बताई हुई है तो उस लेजेंड के अंदर मैं जरूर मेंशन करूंगी शॉर्ट हैंड्स, एब्रीविएशंस, या मैंने ये इस पे कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई या कौन सा मेथोडोलॉजी लगाई है, या मैंने एक्सपेरिमेंट कितने यूज किए हैं, कितनी बार इसको रिपीट किया है, ताकि उसकी सिग्निफिकेंसी पता चल जाए। इन शॉर्ट, आप अपनी फिगर्स और अपनी टेबल्स को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रखें, क्योंकि जब आप अपना रिव्यूअर को आप बेचते हैं अपना काम, तो टेक्स्ट पोर्शन अलग होता है और टेबल्स एंड फिगर्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो उन दोनों को वैसे भी आपने इंडिपेंडेंट रखना है, और आपने उसे इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रखना है कि वो सिर्फ फिगर को ही देखकर रिव्यूअर को या रीडर को ये समझ आ जाए कि इसमें इस बंदे ने या इस रिसर्चर ने क्या स्ट्रैटेजी रखी है या क्या ये फिगर बता रही है। ऐसा ना हो कि मैं फिगर को समझने के लिए मुझे वापस टेक्स्ट में जाना पड़े, और फिर मैं टेक्स्ट से जो है, टेक्स्ट पोर्शन से या अपने मेथोडोलॉजी सेक्शन से मैं वापस सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर रही हूँ, तो ये जो है रीडर का ध्यान दो तरफ बटाएगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपकी फिगर्स और आपकी टेबल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, यानी खुद अपने आप में पूरी कहानी बता दें। फिर अगर आप सिग्निफिकेंसी बता रहे हैं तो आपके फिगर को या आपके ग्राफ को देख के फौरन स्टेरिक्स लगाकर आप अपने जब बताएंगे तो आपका फौरन देखते ही पता चल जाएगा कि इस कॉन्सेंट्रेशन पे मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, इस कॉन्सेंट्रेशन पे ये। आपको रिजल्ट सेक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको आपकी फिगर ही जो है वो खुद अपने आप में बिल्कुल एक बहुत ही कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन होगी आपके रिजल्ट्स की। तो इस तरह जो है अपना टाइटल और लेजेंड को डिस्क्राइब करिए, और अपनी फिगर्स और अपने टेबल्स को इस तरह आप आउटस्टैंडिंग बना सकते हैं। वरना अगर आप वही चीज रिपीट करेंगे जो आपने टेक्स्ट में लिखा है और इसमें भी लिखा है, तो वो रिव्यूअर उस पर क्वेश्चंस भी रेज होंगे और आपका मटेरियल भी बोरिंग हो जाएगा। आपके पास कोई न्यू चीज नहीं होगी जो आप अपने पेपर में किसी को बताएं, कोई खास स्टाइल नहीं होगा बताने का कि आपने फिगर्स क्यों बनाई। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ तक और कोई क्वेश्चन है तो पहले हम यहाँ ले लें डिस्कशन पे जाने से पहले, क्योंकि डिस्कशन एक अलग ही वो है, एक अलग ही टॉपिक। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट में क्वेश्चन हो जाए। लास्ट में ले लें, ठीक है, सही है। हाँ, लास्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। अब हम ये कर सकते, अभी हम ये करेंगे, अब हम डिस्कशन करेंगे। अब डिस्कशन, उसमें आपके जो रिव्यू आर्टिकल है उसके अंदर डिस्कशन नहीं होता, आपके रिव्यू आर्टिकल में डायरेक्ट कंक्लूजन होता है, जबकि आपके ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल जो है उसके अंदर आप डिस्कशन लिखते हैं। अच्छा, डिस्कशन में ऐसा क्या लिखेंगे, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज भी होते हैं कि डिस्कशन में और इंट्रोडक्शन में क्या फर्क है। बहुत सारे लोग कुछ पॉइंट्स जो हैं जो आप इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से डिफाइन करना चाह रहे होते हैं, वो आप किसी वजह से, कि फॉर एग्जांपल लेंथ का इशू है या टू मच डिस्क्रिप्शन अबाउट योर टॉपिक हो जा रही है, कि फॉर एग्जांपल आप एक पूरा मैकेनिज्म लिखना चाह रहे हैं, सेलुलर मैकेनिज्म आप लिखना चाह रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा मिसलीडिंग हो जाएगा स्टार्ट में, ए पेपर के स्टार्ट में बताना बहुत मिसलीडिंग हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस पॉइंट को डिस्कशन में ले आइए। बेसिकली आप डिस्कशन में क्या पॉइंट्स आपको डिस्कस करने चाहिए वो मैं पहले बता दूं। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपने अपने डेटा से क्या सीखा, या आपका डेटा, क्योंकि रिजल्ट्स में आप डिस्कस नहीं करेंगे, रिजल्ट्स में आप टू द पॉइंट बात करेंगे, मेरे पास इतनी इनहिबिशन आई है इस कंसंट्रेशन पर, इतनी सिग्निफिकेंस, दैट्स इट। नो कमेंट्स ऑन द रिजल्ट सेक्शन। वो तमाम कमेंट्स जो आपने रिजल्ट्स की हेडिंग में किए, अब आप वो डिस्कशन वाइज लिखेंगे। अब आप डिस्कशन में ये बताएंगे कि आपका डेटा जो है वो क्या सजेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता रही हूँ कि मेरे पास किसी एंजाइम की इतनी इनहिबिशन आई है, या किसी प्लांट एक्सट्रैक्ट की इतनी एंटीऑक्सीडिटी आई है, तो अब इस डाटा, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ 50% आई है, तो ये डाटा क्या सजेस्ट कर रहा है। अब आप अपनी फाइंडिंग्स को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, उसकी सिग्निफिकेंसी बताएंगे कि ये दिस फाइंडिंग ऑफ माय दिस फाइंडिंग इज रेलिवेंट हेयर, या दिस डाटा सजेस्ट दिस, या इस डाटा से आप ये कर सकते हैं,
कि ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा अच्छी है, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे इफेक्ट आ रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाते हुए आपकी इनिबिशन हो रही है, बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है। अब आप यहाँ अपने रिजल्ट्स के ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे बेसिकली, या आप इजी लैंग्वेज में ये कहें कि आप आसान लफ्जों में रीडर को जो है वो अपने रिजल्ट समझा रहे हैं। हेडिंग वाइज समझाना चाहें आप हेडिंग वाइज बताइए, या आप कंक्लूजन वाइज समझाना चाह रहे हैं कंक्लूजन वाइज बता दीजिए। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि आप अपने डिस्कशन में जो है वो आप वो मैकेनिज्म्स बता रहे होते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म जैसे मैंने बताया मैकेनिज्म्स बहुत लंबे लंबे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एंटीऑक्सीडेंटी का पूरा एक कोई मैकेनिज्म बताया कि दिस कंपाउंड ट्रिगर्स दिस सेलुलर सेल लाइन, इट ओपन्स दिस चैनल, एंटर थ्रू दिस गेट एंड इट ट्रिगर्स दिस। ये बहुत एक 3-4 पैराग्राफ्स होते हैं, हर एक अगर आपने डिफरेंट पैरामीटर्स टारगेट किए हैं तो आपके पास डिफरेंट बड़े बड़े मैकेनिज्म होते हैं। अब ये बड़े बड़े मैकेनिज्म जो है ये आप टॉपिक वाइज जो है वो, अगर आपने अपनी स्टडी 3-4 टॉपिक्स पे रखी है, रिजल्ट्स आपके 3-4 टॉपिक में हैं, तो अब आप हर एक का मैकेनिज्म यहाँ जरूर बताइए, क्योंकि आप अपनी रिजल्ट बेसिकली आप अपनी रिसर्च समझा रहे हैं। आपने ये तो बता दिया कि इसकी इस कॉन्सेंट्रेशन पर ये इफेक्ट आ रहा है, लेकिन ये इफेक्ट कैसे आया आप ये बताएंगे अपने मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप किसी फार्माकोलॉजी के पेपर पे काम कर रहे हैं, या किसी सेलुलर मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं, किसी मॉलिक्यूलर पे पार्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप अपने मैकेनिज्म जरूर बताइए। ये रिव्यूअर को भी और ये आपके अपनी रिसर्च को भी बहुत ऑथेंटिकेट करता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेपर बताता है, सबसे बढ़कर ये आपकी साइटेशन बढ़ा रहा है। अगर आपके पेपर के अंदर आपने बहुत अच्छे से कोई मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया हुआ है, तो माइट बी पॉसिबल आपके पेपर का साइटेशन स्कोर बढ़ जाए जब आप पेपर अपना पब्लिश करवाएंगे। आपके पेपर को बहुत सारे लोग साइट करेंगे। अच्छा, साइट करना जो स्टूडेंट्स को नहीं पता, साइट करना ये होता है रेफरेंस करना। मुझे किसी पेपर में कोई चीज, जैसे मैंने जब ये पेपर लिखा होगा तब ये पेपर का जो मैकेनिज्म मैंने जहां से सीखा, मैं उस पेपर को साइट करूंगी, इसे कहते हैं हम साइटेशन। अब आपका साइट स्कोर जो है बढ़ रहा है अगर किसी रेफरेंस पेपर का, एकेडमिकली इसकी बहुत वैल्यू होती है कि आपका पेपर कितनी बार साइटेड हुआ है, आपका पेपर कितनी जगह साइटेशन में यूज हुआ है। इस तरह जो है ये मैकेनिज्म लिखना जो है ये आपके पेपर को भी बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ा देगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम ये करते हैं कि जब आपने अपनी मैकेनिज्म बता दिया, आपने अपने पेपर का, अपनी स्टडी का, इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि आपने ये काम, नोवेलिटी बताइए आप अपने पेपर की। अच्छा, ये पार्ट जो है इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस हो सकता है, और अगर आपको नीड महसूस हो इस चीज की तो आप ये डिस्कशन में भी ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि आपने आपके स्टडी की नोवेलिटी क्या है, व्हाट्स सो न्यू अबाउट योर रिसर्च, why you are doing this research, because you always have to prove your novelty, otherwise your research has no value. If you are doing someone's work which has already been published earlier, there is no value of your research. तो आप अपने पेपर की नोवेलिटी इसमें बता सकते हैं, या आप अपने पेपर में ये इस डिस्कशन पॉइंट में ये बता सकते हैं कि आपके इस टॉपिक के ऊपर अपना प्रीवियसली कितना काम हुआ है, या अगर ये काम इस किस्म की नौयत का कहीं पर अब अगर पब्लिश हुआ है या उससे सिमिलर काम पब्लिश अर्लियर हो चुका है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि मैंने ये काम अब तक ये पब्लिश हुआ है और मैं इस काम को आगे इस तरह लेके चल रहा हूँ। तो ये बात जो है ये आपके पेपर, आपकी स्टडी को बहुत अच्छा ऑथेंटिकेट करेगी, आपकी स्टडी को बहुत अच्छा जो है वो कोट करेगी, आपका साइटेशन स्कोर बढ़ाएगी। तो ये चीजें जो हैं ये आपके पेपर को बहुत वैल्यूएबल बना सकती हैं। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आपने जहां तक काम किया आगे इस स्टडी की लिमिटेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंजाइम की अगर मैं कोई एक्टिविटी देख रही हूँ, मैंने उसके 5 में से 3 मैकेनिज्म को किया है, और मैं अपनी ये जरूर बताऊंगी या सजेशन दूंगी या अपनी स्टडी की लिमिटेशन ये बताऊंगी कि इन दो पैरामीटर्स पे मैंने काम नहीं किया है, ये फर्दर रिसर्च होनी चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी प्लांट सब्सटेंस के 4 मॉलिक्यूलर मार्कर्स पे काम किया है, 5वें छठे पे नहीं किया, या मैंने अगर किसी स्टडी की फार्माकोलॉजिकल रेलेवेंस बताई है या एफिकेसी बताई है, तो इसकी मॉलिक्यूलर स्टडीज पे काम होना चाहिए। ये मेरी सजेशन है और ये मेरी स्टडी की लिमिटेशन भी है। आप ये जरूर बताइए ताकि आपकी स्टडी को कोट करें लोग, या आपके काम को आगे ले जा सकें लोग।
एक डिस्कशन हमेशा ओपन होना चाहिए। एक रिसर्च का डिस्कशन हमेशा फर्दर रिसर्च को इन्हांस करे या और फर्दर रिसर्च नीड को इम्प्रूव करे, ये बताए कि आपकी रिसर्च में और मजीद पोटेंशियल है कि आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट को आगे और ले जाया जा सकता है, और हो सकता है आपका अपना ही रिसर्च ग्रुप जो है वो आगे इसी स्टडी पे काम कर रहा हो। लेकिन आप जब ये सजेस्ट करेंगे कि आपकी स्टडी, आपके इस टॉपिक के अंदर फर्दर रिसर्च की नीड है, आपने सेलुलर काम कर लिया है, आपको मॉलिक्यूलर पे जाना चाहिए, दैट विल बी योर गुड पॉइंट ऑफ डिस्कशन। और फिर ये बताएगा कि आपने जो टॉपिक सजेस्ट किया या जिस टॉपिक पे आपने काम किया है उसमें आगे और स्कोप है। तो इस तरह से जो है आपका डिस्कशन चलेगा। जबकि आपकी यही पॉइंट जो है ये आपकी मेन बॉडी में डिस्कस हो रहा होगा रिव्यू आर्टिकल। रिव्यू आर्टिकल के अंदर जब आप लिख रहे होंगे तो आप सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि एक टॉपिक है उसके अंदर ये काम हुआ है, आपने पूरी बिब्लियोग्राफी भर दी। आप रिव्यू आर्टिकल में ये बताएंगे कि मेरे टॉपिक में आप अब तक ये काम हो चुका है और ये काम नहीं हुआ है, या अगर मेरी इस रिसर्च टॉपिक के अंदर कहीं गैप है तो वो क्या गैप है, वो गैप आप फिल करेंगे और वो गैप की तरफ आप अपना रीडर्स की तवज्जो दिलाएंगे कि फॉर एग्जांपल इस पे सेलुलर काम हो चुका है, इस पे मॉलिक्यूलर काम नहीं हुआ, देयर इज अ रिसर्च गैप इन दिस टॉपिक। सो जब कोई पेपर आपका रिव्यू करेगा तो हो सकता है आपके पेपर से आगे वालों को हमें हिंट मिले वो आगे इस रिसर्च टॉपिक पे क्या आगे लेके जाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप अपना जब रिव्यू आर्टिकल लिख रहे होंगे तब आप अपने रिव्यू आर्टिकल में भी ये वाली बात कोट कर सकते हैं या आप अपना ओपिनियन कोई दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक रिव्यू आर्टिकल में पसंद आया, फॉर एग्जांपल आप ना प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आज तक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के ऊपर जितना काम हुआ है या पहले हेयर ट्रांसप्लांट पे काम होता रहा, अब उसको ऑस्टियोपोरोसिस पे लेके जाया जा रहा है, आप अपना कोई सजेशन भी लिख सकते हैं कि इस पेपर में या इस स्टडी में ये गैप है, इससे आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ ले जा सकते हैं, या इससे आप और किसी डिजीज की क्योरिंग के लिए, जो आपका थॉट है, जो आपने रीडिंग करके, जो पढ़कर आपका आया सजेशन या आपकी इंसाइटमेंट इस टॉपिक को आई, आप वो सजेस्ट करेंगे अपने रिव्यू आर्टिकल। दैट विल मेक योर रिव्यू आर्टिकल मोर ऑथेंटिक, और आपकी रिसर्च को फिर लोग पढ़ेंगे और आपके रिव्यू को सराहेंगे। आप इस तरह जो है वो अपने रिव्यू आर्टिकल को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि आप उसके गैप्स भी बता रहे हैं और आप अपना पिछला काम भी बता रहे हैं, आप फर्दर सजेस्ट भी कर रहे हैं कि इस पे ये काम होना चाहिए। तो आपका रिव्यू आर्टिकल पढ़ के एक नॉर्मल पर्सन को जो है वो पूरी उस टॉपिक के मुतालिक इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लेगा, और हो सकता है आपका रिव्यू आर्टिकल को साइट करते हुए लोग अपनी पूरी रिसर्च भी बनाएं या आप ही रिसर्च बनाएं। तो एक रिव्यू आर्टिकल को इसी तरह लिखा जाना चाहिए। इस तरह जो है हम आपके डिस्कशन में भी आ गए, रिव्यू आर्टिकल में भी आ गए। अब आते हैं हम कंक्लूजन पर। कंक्लूजन जो है वो ऑलमोस्ट दोनों के सेम लिखे जाते हैं। कंक्लूजन की कोशिश ये की जाती है कि 1 to 2 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइंस के अंदर आप टू द पॉइंट अपनी रिसर्च को कंक्लूड कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ एंजाइम की, आपने टू द पॉइंट बता दिया कि दिस एंजाइम व्हिच हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस प्लांट इनहिबिट्स दिस एक्टिविटी फ्रॉम दिस टू दिस concentration. That's it. The conclusion should be concise and should be informative enough to summarize your research. इसी तरह रिव्यू आर्टिकल में भी, रिव्यू आर्टिकल का थोड़ा सा आप बड़ा लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ तक आप अपना लिख सकते हैं, और उसमें आप ये बताइए फॉर एग्जांपल कि दिस प्लांट, दिस हैज, पूरी लिस्टिंग आप कर दीजिए, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट, दिस प्रॉपर्टी, बट इट डजंट हैव दिस प्रॉपर्टी एंड this and more work should be done on this side। यानी कि इस तरह आपने अपना आर्टिकल रिव्यू भी और अपना ओरिजिनल रिसर्च भी आपने कंक्लूड कर दिया। ये अगर हम मेन पेपर हमने लिख लिया। अब जब हम तमाम पेपर अपना लिख लेते हैं तो रिव्यू आर्टिकल के अंदर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन ओरिजिनल आर्टिकल के अंदर आपको अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है। ओरिजिनल आर्टिकल में आइडियली आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है 200 to 300 वर्ड्स का, या किसी, ये जर्नल टू जर्नल भी वेरी करता है। 200 to 300 वर्ड्स के अंदर आप अपना एब्स्ट्रैक्ट लिख लेंगे। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप क्या लिखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप अपना एम ऑफ स्टडी लिखेंगे, अपनी मेथोडोलॉजी बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, अपनी रिजल्ट्स लिखेंगे, अपनी फाइंडिंग्स लिखेंगे। बेसिकली आप
आपका एब्स्ट्रैक्ट जब लोग पढ़ेंगे तो आपका पूरा पेपर बहुत कम लोग पढ़ेंगे। आपका पेपर पढ़ने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते ही लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि आइदर मुझे इस पेपर को आगे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही आप अपने कीवर्ड्स देंगे, ताकि कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। कीवर्ड्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि कोई जब सर्च करेगा सर्च इंजन्स में, तो आपके पेपर्स जो हैं वो उस कीवर्ड के मुताबिक सेलेक्ट करके सर्च इंजन्स आपको दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सर्च करना चाह रही हूँ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्लांट या दिस, तो मैंने जैसे ये कीवर्ड लिखा, अगर आपके कीवर्ड्स में ये वर्ड होगा तो क्विकली आपका पेपर जो है वो सर्च में चला जाएगा। तो कीवर्ड्स भी बहुत वाइजली सेलेक्ट करिए, कोशिश करिए कॉमन कीवर्ड्स हों जो आपके पूरे मैकेनिज्म को बता दे, ताकि जैसे ही कोई शख्स कीवर्ड्स लिखे फौरन आपका पेपर जो है वो सर्च इंजन आपके पेपर को दिखाए। आपका पेपर जितना दिखेगा साइटेशन उतनी बढ़ेगी, आपका पेपर जितनी बार साइट होगा आपका पेपर उतना वैल्यू गेन करेगा एकेडमिकली। तो एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो है वो आपका सेकंड ये वाला पार्ट आ गया, आपने कीवर्ड्स बता दिए। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट में एक और भी चीज मैं बताती चलूं, कभी भी एब्स्ट्रैक्ट में एब्रिविएशंस मत बताइए ऐसी जो आपने एक्सप्लेन ना की हो। या तो अगर आप कोई एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं तो वहीं पर ही उसको बता दीजिए, कोई शॉर्ट हैंड्स मत यूज करिए और कोई रेफरेंस आप एब्स्ट्रैक्ट में मत डालिए, दिस विल बी मिसलीडिंग। और आप अपना एब्रिविएशंस के बिना जो है वो कोशिश करें कि आप अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखें। अगर बहुत इंपॉर्टेंट आ गया तो एक बार आप शुरू में लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल, किसी प्लांट का बहुत बड़ा नाम है या किसी माइक्रोब का बहुत बड़ा नाम है, एब्स्ट्रैक्ट में अगर आप पहली बार लिख लें तो पहली बार आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, चाहे आपको कितना ही जर्नल का रिव्यूअर कह दे दैट योर एब्स्ट्रैक्ट शुड कंटेन 200 to 300 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। आप उसके जरूर लिखेंगे, या तो आप अपने कुछ पॉइंट्स उसमें से निकाल दीजिए, लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करिए कि आप अपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एब्रिविएशन से कोट कर रहे हो और मेन टर्म्स ना यूज करें। That will make your abstract more confusing for the reader who is watching it for the very first time. तो कोशिश करिए अपने एब्स्ट्रैक्ट को जितना इंटरेस्टिंग बनाइए। जैसे कहते हैं आपकी किताब का डिबाचा होता है ना, फर्स्ट आपका कैसा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो वैसा ही इंटरेस्टिंग आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। कोशिश करें कि आप अपने एब्स्ट्रैक्ट को जितना शॉर्ट और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, कैची बना सकते हैं, आप वैसा बनाइए। अच्छा, बहुत फैंसी वर्ड मैं सजेस्ट करती हूँ, कभी भी मैं सजेस्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, खुद भी, बहुत फैंसी वर्ड्स मत यूज करिए। ऐसे वर्ड्स यूज करिए जो आप भी एक्सप्लेन कर सके आराम से और समझ बड़े आराम से आ जाएं, क्योंकि ज्यादातर पेपर्स पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत कम ऐसे जो है वो लोग होते हैं कि जो बहुत हाई लेवल इंग्लिश या बहुत हाई टेक यूज कर सकते हो। तो ये है कि आप ऐसे वर्ड्स यूज करिए जो बड़े आराम से किसी को समझ आ जाए। थर्ड, एक अब जो मैं बातें आप लोग को बता रही हूँ कि वो एक ओवरऑल आप अपने पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करिए, ये प्लेजरिज्म में आ जाता है, ठीक है। और अगर आप कर रहे हैं कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली तो फिर वहां रेफरेंस दीजिए, और अगर आप रेफरेंस भी दे रहे हैं तो कभी भी कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली मत करिए। एक तो ये कि ये आपका प्लेजरिज्म का रेट बढ़ाएगा, दूसरा ये कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ना आपको समझ आएगा ना पढ़ने वाले को समझ आएगा। कोशिश करिए अगर आपको कहीं पे एग्जैक्टली वर्ड्स मिल गए हैं उससे अपनी ओन लैंग्वेज में डिफाइन करिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके पेपर्स के लिए। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि उसको रीफ्रेजिंग करिए, आसान करिए, रीअरेंज करिए, अपनी लैंग्वेज में अपना पेपर लिखिए। यकीन जाने जब मैं पेपर लिखती हूँ मेरे पेपर्स में लेस देन 5 प्लेजरिज्म आता है। क्यों? क्योंकि मैं खुद अपना सारे पेपर्स खुद लिखने की कोशिश करती हूँ अपने ओन वर्ड्स में, और मुझे खुद ये पसंद है कि पेपर, और मुझे ऐसे ही पेपर्स अच्छे लगते हैं पढ़ने में भी कि जिनमें सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई हो या रिपीटिव वर्ड्स ना हो। एक ये वाली बात कि आपका ओन वर्ड्स में हो और प्लेजरिज्म कम हो। दूसरा ये कि आप जब रीफ्रेजिंग कर रहे हो तो एक होती है रीफ्रेजिंग, एक होती है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग से जो है वो आप इज्तनाब करें। वजह यह है कि पैराफ्रेजिंग और रीफ्रेजिंग में बहुत बारीक सा फर्क है। पैराफ्रेजिंग ये होती है कि आपने वर्ड्स को अरेंज करके बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा कि मैं कोई स्टेटमेंट लिख रही हूँ, कोई एक इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ कि दिस प्लांट हैज दिस एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं ये बता रही हूँ कि ये मैं बता रही हूँ, मैं ये बात पहली बार मैंने बताई है और मैं इसका कोई रेफरेंस नहीं दे रही, दैट्स पैराफ्रेजिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी चीज के साथ रेफरेंस लगा दूं, दैट्स नॉट पैराफ्रेजिंग।
ठीक है, ये हो गई आपका प्रॉपर साइटिंग हो गई, आपने आपने अपनी उस कोटेशन को या आपने अपनी उस नॉलेज को जो है वो कंफर्म कर दिया कि ये मैंने यहाँ से पढ़ा है, ऑल्दो मैंने रिफ्रेश किया है, लेकिन ये किसी की इंफॉर्मेशन थी, मैंने इसको रिफ्रेश करके यहाँ यूज किया। ये प्लेजरिज्म में नहीं आती, ये पैराफ्रिज्म में आती है, एंड दैट्स अलाउड। ये आपका प्लेजरिज्म का रेट नहीं बढ़ाता और ये आपकी स्टडी को बहुत अच्छे से शो करता है। ये भी शो करता है कि पढ़ने वाले ने या लिखने वाले ने अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करते हुए इस पेपर को अपने ओन वर्ड्स में लिखा। ऐसे पेपर्स बहुत अच्छे माने जाते हैं जिनमें प्लेजरिज्म बहुत कम होता है। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आता है यूजुअली कि प्लेजरिज्म कितना होना चाहिए, तो ये पेपर टू पेपर वाइज वेरी करता है। रिव्यू पेपर्स में प्लेजरिज्म का रेट थोड़ा ज्यादा होता है और जो ओरिजिनल रिसर्च होती है उसमें थोड़ा कम होता है, यूजुअली 12 to 18% की रेंज होती है, जो आजकल ऑब्जर्व की जा रही है कि तमाम कुछ पेपर्स में मेजॉरिटी में यही रेंज होती है कि आपका पेपर 18 to 12% की रेंज के अंदर प्लेजरिज्म के आ रहा है। वो पेपर्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, अदरवाइज आपके पेपर को जो है वो रिव्यूअर फिर वापस करके कहते हैं कि इसका प्लेजरिज्म रिड्यूस किया जाए। अच्छा, ये बात आ गई यहाँ पर प्लेजरिज्म की आ गई। अच्छा, कुछ टिप्स मैं आप लोग को यूं देना चाहूंगी, मैं ये तो कह रही हूँ आप लोगों के पैराफ्रिज्म ना करें, प्लेजरिज्म ना करें, लेकिन इसका हल भी बताऊं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, जिन्हें अभी बिल्कुल नया नया लिखना आया होता है, बिल्कुल एकेडमिकली नए आए होते हैं, जिन्हें हमने हमेशा बुक्स पढ़ के बुक्स से अपने नोट्स बनाने की आदत होती है, तो अब हम क्या करें, हमें तो इतना अच्छा लिखना नहीं आता। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप लिखिए, और आजकल गूगल पर या नेट पर बड़े आराम से ग्रामरली चेक के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं। आप लिखिए आपको जो लिखना है अपने टॉपिक के बारे में, उसके बाद आपको अगर ऐसा शुबा है कि आपने सही नहीं लिखा है, आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, आप उस पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करके उन सॉफ्टवेयर में डालिए। ये एब्सोल्युटली फ्री सॉफ्टवेयर हैं, आप इन सॉफ्टवेयर पे डालिए और आपको खुद वो ग्रामेटिकल एरर बता देगा, या कहीं और वोकैबुलरी इंप्रूव हो सकती होगी वो भी बता देगा, आपको प्लेजरिज्म का रेट भी बता देगा। ये बहुत हेल्पफुल टूल्स हैं, ये हमें भी नहीं पता थे, ये हमने सीख सीख के खुद जो है वो अब ये पॉइंट पर आए कि अब ये हम खुद कर सकते हैं। तो मैं ये चीजें बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स को, इन प्रॉब्लम से हम गुजरे, हमें किसी ने नहीं बताया था, हमारी ग्रामेटिकल बहुत मिस्टेक्स होती थी, रिव्यूअर्स के पास से आता था चेक योर ग्रामर एंड दैट्स रियली इंसल्टिंग फॉर पाकिस्तानी कि आपको ये कहा जाए कि ना आपका जो है वो ग्रामर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसका एक वो मेरे साथ भी है, आप जब वर्ड फाइल यूज कर रहे हैं MS वर्ड ना, तो उसमें जब हम रिव्यू के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे ग्रामर लेफ्ट साइड पे आ जाता है, तो आप सेलेक्ट ऑल दबा दे दीजिए और उसके बाद उस ग्रामर पे क्लिक कर ले, तो जहाँ भी ग्रामर मिस्टेक या वर्ड्स मिस्टेक तो वो शो हो जाते हैं, वो आप चेंज भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां से भी ऑप्शन आ जाता है, और अगर बहुत एडवांस वर्ड में भी आता है, इवन वर्ड में थिसॉरस का ऑप्शन भी होता है, क्योंकि नॉर्मली एक ऑप्शन ये होता है कि आपके वर्ड रिपीट हो रहे होते हैं, मैं बार बार लिखूं, इट इनहिबिट्स या इट पोजेस, इट रिफ्लेक्ट्स, इट डिटरमाइन, इट ऑब्जर्व, तो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, आपको नहीं आ रहे, आपका नहीं सेंस हो पा रहा, कोई बात नहीं, आप थिसॉरस में जाइए, आप उसका ऑल्टरनेट वर्ड ढूंढिए, आप साइनोनियम्स ढूंढिए, आप उस वर्ड को रिप्लेस करें। अच्छा, वर्ड में भी ऑप्शन होता है, इसके अलावा ये ऑनलाइन सिस्टम, अच्छा अक्सर मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि वर्ड बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक ज्यादा भी बता रहा होता है, ठीक है, या कभी कम भी बता रहा होता है, तो इन में अगर आप जाकर जब आप अपना पैराग्राफ डालेंगे, अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि आप ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। अब वर्ड तो हमें नॉर्मली बता रहा होता है, शायद उनका वर्ड का MS वर्ड का अमेरिकन इंग्लिश का हुआ है, अगर आप किसी ब्रिटिश जर्नल को एम कर रहे हैं पब्लिकेशन के लिए, अब आप ब्रिटिश कोई इंग्लिश का ऑप्शन चूज करिए, या फिर ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि ऑनलाइन जो चेक स्पेल चेक्स होते हैं या ग्रामर चेक्स होते हैं, फिर आप उनमें ब्रिटिश इंग्लिश का ऑप्शन चूज करिए और वहां से जब आप चेक करें, क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश की ग्रामर में बहुत डिफरेंस है, वहां पर बहुत सारी जगहों पे प्रोनाउंस और कंजंक्शन नहीं यूज हो रहे होते, तो आप जो है वो अपना वहां से अपना लैंग्वेज चेक करिए कि आपको अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग ग्रामर चेक चाहिए, तो आपको अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर आप ब्रिटिश पेपर इंग्लिश या ब्रिटिश जर्नल को एम कर रहे हैं तो आपको वहां से ये मिल जाएगी। ये एक जो है वो बड़ी इजी हो जाता है आपका काम एज अ रिसर्चर, या आप जो है वो आराम से अपना पेपर किसी को भी कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकते हैं, या अपना नॉर्मल मटेरियल भी आराम से शेयर कर सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा आई थिंक मेरे पास और कोई पॉइंट ऐसा बचा नहीं है जो मैं डिस्कस कर सकूं, या लेट मी चेक। ठीक है, आप चेक करते हैं। ठीक है, या और कोई क्वेश्चन और इस तरह के हों, जितने मेरे जहन में थे वो तो मैंने बता दिए, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज काइंडली मुझे बताइए। अच्छा, ये सबसे पहले एक व्यूअर्स है जो कि बार-बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रेफरेंस, एक सेकंड में आपको शो कर देता हूँ। रेफरेंसेस राइट अप किसी दिन प्रैक्टिकली लाजमी सिखाइएगा ऑनलाइन। अच्छा, रेफरेंसेस राइटिंग अच्छा, में वो पूछना चाहता है। अच्छा, ठीक है। ये रेफरेंस का पॉइंट शेयर करें। रेफरेंस का कौन सा पॉइंट, मैं बिब्लियोग्राफी का, या कैसे रेफरेंसेस साइट करें उसका? अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखिए, रेफरेंसेस में ही होता है, आप सबसे आखिर में रेफरेंसेस पे जाएंगे आप, ठीक है, जब आपका पूरा पेपर हो गया। अब रेफरेंसेस के भी स्टाइल होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस जर्नल की बात कर रहे हैं। यूजुअली जब आप किसी भी जर्नल की गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो उन्होंने रेफरेंस सेक्शन में मेंशन किया होता है कि उन्हें आपके रेफरेंसेस किस स्टाइल में चाहिए। आइदर उनको जो है खास किसी एपीए स्टाइल में चाहिए होता है, एमएलए स्टाइल में चाहिए, शिकागो स्टाइल में चाहिए, तो वहां पर जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज चलते हैं। आपकी बिब्लियोग्राफी अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज अरेंज होती है। लेकिन टुराबियन में या वैंकोवर के अंदर जो है आपकी न्यूमेरिकल ऑर्डर वाइज होती है। अच्छा, एक और चीज जो है वो है, आजकल एक बड़ी अच्छी चीज आ गई है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को, आप लोग के यहाँ पता हो, मैं शेयर करना चाहूंगी। एंड नोट के थ्रू जो है हम लोग अपने रेफरेंसेस डालते हैं। यूजुअली पाकिस्तान में तो एंड नोट ही हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड नोट के अंदर एक और अच्छी चीज है कि आप किसी खास पेपर की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि मैं नेचर में अपना में पेपर पब्लिश करूंगी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता नेचर में वो कह रहा हो एमएलए एपीए। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो नीचे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया होता है वो एमएलए एपीए से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो एंड नोट के अंदर आप ये सर्च कर सकते हैं, या आप गूगल के अंदर सर्च करिए, नेचर का पेपर का डाल लिया, जर्नल नेचर एंड नोट स्टाइल। जब आप ये सर्च करके एंटर करेंगे तो गूगल आपको बताएगा, उनका एंड नोट का एक पूरी फाइल बताएगा। आप उस फाइल को डाउनलोड करिए और उस फाइल को आप अपने एंड नोट पर यूज करिए। आप उसको अपने एंड नोट के रुकिए रुकिए एक मिनट, मैं आपको यहाँ से चेक करके बताती हूँ कि कौन से फंक्शन में आप जाएंगे। जी, जब जैसे ही आपने वो फाइल डाउनलोड कर ली, आप उस फाइल को क्लिक करेंगे गूगल में जाकर, या जिस भी सर्च इंजन से जो है आपने उसको सेव किया होगा, डाउनलोड किया होगा। उसके बाद अब आप जाएंगे अपने एंड नोट के अंदर। आप अपने एंड नोट में जाकर जो है वो खोलेंगे आउटपुट स्टाइल। एडिट के ऑप्शन में आ रहा होगा आउटपुट स्टाइल्स, ठीक है। आप अपने आउटपुट स्टाइल्स के ऊपर जाएंगे और वो जहां भी आपको आउटपुट स्टाइल आपने डाउनलोड किया होगा वो आपको वो फाइल बता रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलॉजी के लिए मैं अपना पेपर पब्लिश करवाना चाह रही हूँ एल्सेवियर का, तो मुझे वो उसकी फाइल यहाँ दिख रही होगी। अब जैसे ही मैं उसको सेलेक्ट करूंगी, मेरे तमाम पेपर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली उस जर्नल के उस पर आ जाएंगे। अब यही चीज ऑप्शन जाके मैं अपने वर्ड में सेलेक्ट कर लूंगी। अब मैं जितने भी पेपर पे मैं रेफरेंसेस डालूंगी या रेफरेंसेस नहीं भी डालूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने हो सकता है मैंने ये पेपर जो है वो नेचर में पहले डाला हो, नेचर से मेरा पेपर रिजेक्ट हो गया। अब मैंने तो अपनी तमाम बिब्लियोग्राफी जो है या अपनी तमाम रेफरेंसेस जो है वो नेचर वाइज, नेचर की बिब्लियोग्राफी वाइज चेंज करी थी और शायद वो न्यूमेरिकल हो। अब मैं क्या करूं, क्या मुझे सारा काम वापस करना पड़ेगा? नहीं, आपको कोई काम वापस नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। आपने जैसे ही ऑप्शन चूज किया, आपके तमाम पूरा जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट है या आपके तमाम रेफरेंस ऑटोमेटिकली दूसरे जर्नल पर आ जाएंगे। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए। क्विकली आपका ये काम हो जाएगा, तमाम पेपर जो है वो उस जर्नल के फॉर्मेट पर आ जाएंगे। तो जो हमारी पहले एक मेहनत होती थी कि हम बैठ के मैनुअली टाइप करते थे एक एक रेफरेंस कि वो इसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा या तमाम नए सिरे से डालते, अब ये वाली प्रॉब्लम नहीं रही है। अब सिंपल आपने ये फाइल डाउनलोड करी एंड नोट से उस पेपर की और आपने क्विकली उसको इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। इट्स जस्ट 5 मिनट्स वर्क। 5 मिनट से भी कम में जो है वो आपके तमाम पूरे पेपर की बिब्लियोग्राफी जो है वो पहले नेचर के अकॉर्डिंग चल रही थी और अब एथनो फार्माकोलॉजी के पेपर के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इट्स दैट मच सिंपल।
इस पे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, व्यूअर्स जो है वो कह रहे हैं कि एंड नोट पे किसी दिन सेशन हो जाए ना, तो वो आपकी शेड्यूल को देखेंगे जिस दिन आप फ्री हुई ना, तो बिल्कुल A to Z पढ़ा बता देंगे। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो मेरा भी क्वेश्चन था, मैंने लिखे हुए हैं अपने क्वेश्चन, वो मैं बाद में करूंगा ना। अच्छा, एक व्यूअर कह रहा है रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर में कौन से का स्कोप ज्यादा होता है PhD लेवल के हवाले से? देखिए, रिव्यू पेपर और रिसर्च पेपर, मैं तो कहूंगी इन दोनों की कोई तुलना नहीं होनी चाहिए आपस में। रिव्यू, ओरिजिनल रिसर्च की एक अलग ऑथेंटिसिटी है, वो एक शख्स ने काम पूरा टाइम लगाकर उस पर खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, उसकी एक अलग एक्सपर्टीज है। उससे गुजर कर ना सिर्फ आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आता है, बल्कि आपका माइंड भी उस पर जो है वो या जिसे आप क्या कहें कि अगर आप पीएचडी की बात करें, चलें अगर आप एक बात करें कि पीएचडी लेवल पे क्या होता है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि ओरिजिनल रिसर्च की ज्यादा वैल्यू है। एक आपने काम किया, फॉर एग्जांपल अब मैं अगर चाह रही हूँ कि चलें आपने, अगर मैं सोच रही हूँ कि आपने जो है वो कोविड के ऊपर या कोविड की मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के ऊपर आपका एक पेपर पब्लिश हुआ है जो कि ओरिजिनल रिसर्च है। अभी जाहिर सी बात है न्यू टॉपिक है, तो इस पर रिव्यू आर्टिकल बहुत कम आपको मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं अपनी एक लैब खोल रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मुझे कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जिसने ये काम किया हुआ हो, तो आप बताइए कि क्या आप उस बंदे को सेलेक्ट करेंगे जिसने इस पे रिव्यू आर्टिकल लिखा होगा या जिसने इस पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करी होगी? क्योंकि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए भी तो उसने लिटरेचर तो पढ़ा होगा और उसकी नॉलेज तो होगी उस पर भी। मेरे लिए ये होगा कि मैं ओरिजिनल रिसर्च जिसकी पब्लिश्ड है उस बंदे को मैं हायर करूं और मैं उससे अपना लैब का पूरा सेटअप करवाऊं या अपनी लैब में उससे काम करवाऊं या मैं उसको एज ए रिसर्च एसोसिएट उस प्रोजेक्ट पे हायर करूं। लेकिन अगर मैं रिव्यू, मैंने कोई आर्टिकल लिखा है या मैंने लिखा है या मेरे साथ 2-3 और को ऑथर्स ने लिखा है, उसकी एक अलग वैल्यू है। उसके लिए आपने बहुत पढ़ा होगा, उसके लिए आपने 400, 500, 600 और शायद उस टॉपिक की आपने हर एक पॉसिबल साइट पे काम किया हो। लेकिन ओरिजिनल रिसर्च के लिए शायद आपने उसकी सिर्फ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पे काम किया होगा, आपको नहीं पता उसकी एंटी फंगल है या नहीं, या है तो कितनी है। लेकिन दोनों की अलग अलग सिग्निफिकेंसी है। मेरे ख्याल से इन दोनों की कोई तुलना नहीं होनी चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन। जी, और कोई क्वेश्चन हो तो? अच्छा, और रिव्यू पेपर में ये भी हो सकता है कि पीएचडी लेवल पर अगर आप ऑब्वियसली अपनी ओन रिसर्च में बिजी हैं या अपनी पीएचडी उसमें बिजी हैं, आपके पास अलग से रिव्यू, अलग से ओरिजिनल रिसर्च का टाइम नहीं है, मीनवाइल आपका एक पेपर पर आपका बहुत अच्छा वो है, तो जब तक आपकी पीएचडी हो रही है या आपका एमफिल हो रहा है, आप जरूर आप अपने जो है वो जरूर उस पर कोई रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं, अपना खुद लिख सकते हैं। इससे ये होगा कि मीनवाइल आपकी जो है वो पब्लिकेशंस इंक्रीज होंगी या आपका इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ेगा। तो ये एक हो सकती है कि इन बिटवीन एक्टिविटी आप कर सकते हैं कि जब तक आपका पीएचडी हो रहा है तो रिव्यू आर्टिकल एक अच्छा हो जाएगा। नो डाउट इसके लिए आपको अपनी जो है वो नॉलेज इंक्रीज करनी होगी, या फिर जो है वो ये कि उसके लिए आपको वेट लैब्स की या एक्सपेरिमेंटेशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी या उसमें आपका इतना टाइम नहीं होगा। आप अपना रिव्यू आर्टिकल स्लोली स्लोली पीछे से लिख सकते हैं, या और आप अपने रिव्यूअर को चेक करा सकते हैं, या आप सोली खुद भी लिख सकते हैं अपना रिव्यू आर्टिकल पूरा का पूरा, और ये कर सकते हैं आप। तो इस तरह से जो है वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोग का कि आप इस तरह लिखें। और वैसे ओरिजिनल रिसर्च की जो है वो अपनी ऑथेंटिकेशन है और रिव्यू आर्टिकल की अपनी एक खास वैल्यू है। ऑल्दो रिव्यू आर्टिकल बहुत पॉपुलर आर्टिकल होता है और उसकी अपनी वैल्यू होती है। जी यासीन, और कोई क्वेश्चन हो तो?
जी अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है ना कि रिव्यू पेपर और रिसर्च पेपर में पेपर साइज, एक पेपर जो पेजेस साइज होता है वो कितना रखना चाहिए? मतलब एक अच्छे जैसे आपने कुछ वर्डिंग की कि पेपर मतलब राइटिंग में जब हम लोग कर रहे हैं तो टेबल में जो लिख रहे हैं या पेपर में जो लिख रहे हैं वो टेबल दोनों में मतलब एक जैसा ना, उससे वर्डिंग थोड़ी हम्म कम हो जाती है और पेपर थोड़ा कंसाइज हो जाता है। तो कितने हम्म पेजेस का पेपर हो तो वो मतलब थोड़ा अच्छा होगा और उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा? तो इस हवाले से कोई आंसर। देखें, वर्ड्स की कुछ ये जर्नल टू जर्नल वेरी करता है, ठीक है। ठीक है। किसी जर्नल के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप कितना भी अपना कंटेंट दें। अच्छा, रिव्यू में ऑब्वियसली रिव्यू आर्टिकल बड़ा होता है तो उनकी लिमिट ज्यादा होती है, यूजुअली 1000 से भी ऊपर जा रही हो तो 12,000 भी जा रही होती है। रिव्यू आर्टिकल में एज सच इतनी नहीं होती, लेकिन कुछ पेपर में रिव्यू की भी एक खास वर्ड काउंट होता है। ओरिजिनल आर्टिकल में ये होता है कि टॉपिक वाइज डिपेंड करता है। जैसे मैं ओरिजिनल आर्टिकल में या तो वो आपको वर्ड काउंट बता देते हैं या टाइप सेट पेज का एक बता देते हैं कि 6 टाइप सेट पेजेस हों या इतने कैरेक्टर्स हों विद स्पेस, या उनकी डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स की या डिफरेंट जर्नल्स की डिफरेंट वो होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो एक अच्छा पेपर जो है वो कभी भी लेंथ को देखते हुए नहीं देखा जाता। अच्छा पेपर ये होता है कि आपने टॉपिक कितना कितना अच्छा है, आपने लिखा कितना अच्छा है, कितना न्यू है, क्या नोवेलिटी ला रहा है, कितना एक ब्रेक थ्रू कितना है आपकी स्टडी से, या कोई एक रेवोल्यूशन आ रहा है, या कोई ऐसा काम है जो अब तक नहीं पता था या इसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। तो ये पेपर आपका बहुत अच्छा बनाता है। पेपर की लेंथ की जहां तक बात करें तो ऐसा पेपर अच्छा नहीं समझा जाता कि जिसमें सारी इंफॉर्मेशन फिर सिर्फ ना थोप दी हो या ठूस दी हो और उनका कोई आपस में रब्त ना हो या उनके आपस में कोई फ्लो ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनका इंट्रोडक्शन बहुत लंबा होता है, लेकिन कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनका डिस्कशन बहुत लंबा होता है। तो ऐसा कोई खास लेंथ का वो नहीं है, जर्नल टू जर्नल चीजें वेरी करती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक ऐसा है, इतना न्यू है कि जिसका बैकग्राउंड बताने की इंट्रोडक्शन में जरूरत होती है, तो आपको इंट्रोडक्शन लंबा होगा, डिस्कशन कम होगा, या दोनों बड़े हो सकते हैं आपके। तो ऐसा कोई खास वर्ड काउंट का इशू नहीं है। अदरवाइज आपको जिस पेपर के अंदर आप अपना किस जर्नल के अंदर आप अपना पेपर कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसकी गाइडलाइंस एक्चुअली आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। तो उस हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रही थी कि कुछ पेपर्स में एब्स्ट्रैक्ट की लिमिट होती है कि एब्स्ट्रैक्ट 200 से 300 वर्ड से ऊपर ना हो, तो ठीक है, उसी सही के है। अंदर रहते हुए अच्छा आपने बताना होता है। जी 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 बोलिए क्या सी। अ, नहीं, नहीं, आप कंप्लीट कर ले, खैर आराम नहीं, से। मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा कंप्लीट हो अच्छा, गया, आप बोलिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा भी है और व्यूअर्स का भी है। ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अगर हमें एक हाई इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में मतलब किस तरह सेलेक्ट करें एक हाई इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल, और उसके हिसाब से पेपर जो राइटिंग तो आपने काफी चीजें बता दी। कोई एक हम्म टिप्स मतलब जो कॉमन हो और ज्यादा यूजफुल हो के उसको हम अप्लाई कर ले और एक अच्छे जर्नल में हम अपने हाई इम्पैक्ट फैक्टर में पेपर पब्लिश कर सकते हैं, हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में ना। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये सिलेक्ट करें कि जो आपने जो आपकी जो रिसर्च है वो किन पेपर्स में जा रही है। या तो आप सिंपल आप गूगल करें, फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक अगर है कोविड के ऊपर है या अगर आप कह रहे हैं एपोप्टोसिस के ऊपर आपका पेपर है, ठीक है। अब आप देखें कि एपोप्टोसिस की स्टडी किन किन पेपर्स में पब्लिश हो रही है। ऐसा नहीं होता कि हर पेपर में हर काम पब्लिश हो रहा हो, ठीक है। तो ठीक है। जब आपने पेपर लिखते हुए भी बहुत सारे पेपर शॉर्टलिस्ट किए हों, जैसे मैं बिब्लियोग्राफी में बता रही थी शुरू में कि आपने जर्नल के नेम बिल्कुल। वाइज भी सेलेक्ट किया होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं कि आपकी स्टडी से मिलती जुलती स्टडी किस पेपर में आ रही है, ठीक है। आपने जाहिर सी बात है वहीं से अपनी मेथोडोलॉजी लेने की कोशिश भी करी होगी। आप देखिए कि मैक्सिमम कितने हाई इम्पैक्ट फैक्टर पे गया है काम, और उन पेपर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर तो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक हाई इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में आपका पेपर पब्लिश नहीं हो सकता, क्योंकि हर जर्नल की एक रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ पेपर जर्नल्स ऐसे हैं जो कि मांगते ही हैं कि उनके पास एनएमआर तक का काम हुआ हुआ किसी टेस्ट सब्सटेंस के ऊपर, तो अगर आपकी मेथोडोलॉजी में या आपके उसमें नहीं हुआ हुआ तो आप उस पेपर को नहीं वो कर सकते। या और कोई चीज और कोई रिक्वायरमेंट हो गई, फॉर एग्जांपल डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर पेपर की, वो जैसे जैसे आप अपनी स्टडी वाइज वेरी करती है रिक्वायरमेंट्स, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी प्लांट के ऊपर काम किया है तो समटाइम्स वो आपसे कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन मांगते हैं, फाइटोकेमिकल एनालिसिस मांगते हैं, एनएमआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एचपीएलसी, टीएलसी, हर चीज उस पर मांगी जा रही होती है। तो इससे डिपेंड करता है या इस पर डिपेंड करता है कि आप किस पेपर को किस जर्नल को एम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने आप नेचर में पब्लिश करवा रहे हैं, ठीक है, नेचर का हाई इम्पैक्ट फैक्टर है अच्छा खासा, आप जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी का टॉपिक है या कैंसर का टॉपिक है, ठीक है, अब आप देखिए उसके उस सेक्शन का क्या रिक्वायरमेंट है कि इस सेल लाइन पे काम किया हो या सेल लाइन ऐसी हो या रिवाइवेबल हो या कोई भी XYZ रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि आपने इन तमाम पर किया हुआ है, फिर आप कह रहे हैं कि कैसे सेलेक्ट हो जाए, तो अब आप ये करिए कि आप नेचर के रीसेंट टॉपिक्स पेपर्स उठाइए उसी टॉपिक पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कैंसर पे काम किया है, 2020 में आप काम कर रहे हैं, आप नेचर का 2020 का जून जुलाई या मई का कोई पेपर उठा लीजिए जिस पे कैंसर का काम हुआ हो। आप देखिए राइट अप लिखने वाले ने कैसा लिखा, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो है वो उसकी स्टडी में है और उसका पेपर पब्लिश हो गया और जो आपकी स्टडी में नहीं है, आप उससे कंपेयर करेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपका पेपर पब्लिश हो सकता है नहीं। आपको खुद समझ आ जाएगा कि यार ये काम तो इसके पेपर में भी है, मेरे पेपर में भी है, जब इसका पेपर पब्लिश हो सकता है मेरा क्यों नहीं हो सकता। आपको खुद समझ आ जाएगा इस जर्नल में आपका पेपर पब्लिश होगा या नहीं। तो इस तरह का, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कभी भी ये मत समझे कि आपका इस पेपर में पब्लिश नहीं हो सकता। एम बिग एंड अचीव बिग, बड़े पेपर्स को उठाइए एकेडमिक। अच्छा एक और चीज ये आजकल एक और भी हो रही है, हम लोग इम्पैक्ट फैक्टर्स के पीछे तो भागते हैं एकेडमिकली, लेकिन आजकल एक और चीज भी है जो मैं स्टूडेंट्स को गाइड करूंगी कि आप सिर्फ इम्पैक्ट फैक्टर मत देखिए, आप ये भी देखिए कि जिस जर्नल में, जैसे बड़े जर्नल्स में तो इशू नहीं होता, लेकिन कोई छोटे जर्नल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा जर्नल है जिस फ्री है जर्नल और आप खुद अपने एक्सपेंस पर, कोई स्टूडेंट खुद पब्लिश करवाना चाहता है, उसके पास फंडिंग सोर्सेज नहीं है, या रिव्यू आर्टिकल है मैं खुद घर में लिख रही हूँ अपना, मेरा दिल चाह रहा है, या एक टॉपिक है मेरा, मेरे पास कोई रिव्यूअर नहीं है, मेरे पास फंडिंग्स नहीं है ना यूनिवर्सिटी की ना किसी उसकी, ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ मैं खुद पब्लिश करूँ अपना पेपर, ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम फ्री पेपर देखकर कि ये लोग भाई ये तो पेपर फ्री पब्लिश कर रहे हैं, आप अपना दे देते हैं। ये मत करिए, आप जरूर ये चेक करिए कि ये जर्नल जो है वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। इसे हम कहते हैं HJRS सिस्टम पर रिकॉग्निशन, इस पे हम चेक करते हैं। HEC जर्नल रिकॉग्निशन सिस्टम कहलाता है ये HJRS। आप HEC की वेबसाइट पे जाइए, उस जर्नल का नाम या उसका ISSN नेम जो है नंबर डालिए और उस पर डाल के चेक करिए कि आइदर दिस जर्नल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC और नॉट। बिकॉज अगर आप सिर्फ इम्पैक्ट फैक्टर नहीं देखें, अगर HEC उस जर्नल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो उसका क्या फायदा है, आप कैसे क्लेम करेंगे कि जो है ये आपका बहुत ऑथेंटिक जर्नल है। अच्छा फिर इसकी 3 कैटेगरीज भी हैं, W, X एंड Y। यस ठीक है, उनकी कैटेगरीज भी आप देखिए कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है आपका पेपर, ठीक है, तो या वो जर्नल, उस हिसाब से आप जरूर ये चेक करिए। जी जी ठीक है। और ये कैटेगरी में क्या डिफरेंट है, मतलब जो WXY है इन कैटेगरी का जी, मतलब कैटेगरी का क्या कैटेगरी में ये डिफरेंस है, W इज द हाईएस्ट रिकॉग्नाइज्ड जर्नल, जैसे आप कह लें ए कैटेगरी है, यानी हाईएस्ट रिकॉग्नाइज्ड है, इसकी बहुत ज्यादा साइटेशन है, पर यार इनकी पब्लिकेशंस बहुत ज्यादा है, जितना HEC ने रखा होगा या जितना उनके लिए टास्क रखा होगा वो अपनी पब्लिकेशन उतनी पूरी कर रहे हैं वो, तो उनकी हाईएस्ट रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी जो है वो W कहलाती है। उससे नीचे आप जाएंगे X है और सबसे लीस्ट है Y, यानी 3 कैटेगरी ABCY आप कहेंगे, हाईएस्ट रिकॉग्निशन, लेस रिकॉग्नाइज्ड एंड लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड, ये 3 उनकी कैटेगरीज है। ठीक है, इस हिसाब से आप अपना पेपर देखें, वहां पे आपको पेपर अपने, समटाइम्स कुछ पेपर जर्नल्स ऐसे होते हैं जो अपनी वेबसाइट अपडेट भी नहीं कर रहे होते, तो आपको ये आइडिया भी नहीं होता कि उनका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। समटाइम्स आप देखेंगे इम्पैक्ट फैक्टर पुराना आ रहा होता है, 5 साल पुराना आ रहा है, आपको नहीं पता कि इम्पैक्ट फैक्टर का, मैं आप इम्पैक्ट फैक्टर की बेस पे उसको रिजेक्ट भी कर देते हैं पेपर को। लेकिन अगर आप HEC की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उनके लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट अपडेट करें ना करें, HEC उनसे के थ्रू जो है वो उनके स्टैट्स जो है वो, क्योंकि उनको HJRS सिस्टम में रहना होता है, तो वो HEC पे जाकर अपना जरूर रिकॉग्नाइज करवाते हैं अपने आप को। और इसी तरह जो है वो आप जब HJRS सिस्टम पर जाकर अपना उस जर्नल को चेक करेंगे तो आपको उनका बिल्कुल करंट इम्पैक्ट फैक्टर जरूर मिल जाएगा।
और ये जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा किसी भी पेपर को या किसी जर्नल को सेलेक्ट करते हुए कि आप आइदर उस जर्नल को अपने पेपर सिलेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं या नहीं। जी यहाँ पर आई थिंक जब तक यासीन आ रहे हैं मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। उस्मान अयूब कह रहे हैं प्लीज लेट अस नो गुड राइटिंग टिप्स फॉर आर्टिकल्स। अच्छा, गुड राइटिंग टिप्स आर्टिकल्स के लिए कुछ तो मैंने अपने अभी सेशन में जो है बता दी, मैं कुछ रिपीट कर देती हूँ। एक अच्छा राइटिंग टिप्स कुछ जो है, चाहे आप, जरूरी नहीं है कि आप रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हो, आप कोई ऑनलाइन ब्लॉग भी लिख सकते हैं, आप एडिटोरियल लिख सकते हैं, आप कमेंट्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जनरलाइज आर्टिकल्स की कुछ टिप्स बता रही हूँ, चाहे आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो, किसी भी टाइप का आप रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है। तो सबसे अच्छा एक पेपर या वो होता है जिसके अंदर बात टू द पॉइंट लिखियो। यू शुडंट बी बीटिंग अबाउट द बुश। आपको बहुत क्लियर अपने गोल्स और एम्स में होना चाहिए। एक अच्छा पेपर वही होता है जिसके अंदर एम डिफाइंड हो। सबसे पहले आपका एम डिफाइन होना चाहिए कि आपने जो है वो कैसे स्टार्ट लेना है। दूसरा जो मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया, आपकी राइटिंग में एक फ्लो होना चाहिए। आपकी हर बात पिछली बात से कनेक्टेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कह रही हूँ कि दिस प्लांट हैज दिस एक्टिविटी या दिस माइक्रोब हैज दिस एक्टिविटी बट इट इज दिस, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है और ये पहले भी पब्लिश्ड है, तो और इस पे अब तक काम नहीं हुआ है, तो मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये काम यहाँ तक का पब्लिश हुआ है और यहाँ पे इसमें गुंजाइश है या मेरी ये फाइंडिंग्स है। तो बेसिकली आपका आपकी आर्टिकल की राइटिंग में एक रब्त होना चाहिए, वोकैबुलरी आपकी जो है वो रिपीट ना हो। एक और ये चीज बात है कि आपके वर्ड्स रिपीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ही जगह एक ही बात लिखे जा रही हूँ कि दिस एंजाइम इनहिबिट्स, आप लिख सकते हैं दिस एंजाइम रिड्यूस्ड, आप ये लिख सकते हैं दिस एंजाइम डिमिनिश्ड, आप लिख सकते हैं दिस एंजाइम मिनिम रिड्यूस्ड, या और कोई वर्ड भी आप लिख सकते हैं, डिक्रीज्ड। इस तरह के आपने हर बार इसके लिए अगर डिफरेंट वर्ड यूज किया है, आपकी वोकैबुलरी वो बता रही है कि आपकी लैंग्वेज पे ग्रिप अच्छी है, आप अपने वर्ड्स को और भी इस तरह चेंज करके साइनोनियम्स यूज करते हुए आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो आप रेपिटेशन से बच सकते हैं। तो ये एक अच्छा आर्टिकल की एक और ये बात होती है। दूसरी बात ये है कि आपकी उसमें ग्रामर एरर्स ना हो, वरना ग्रामर एरर्स अगर आपकी आर्टिकल में है तो वो बहुत ज्यादा जो है वो रिव्यूअर्स का की नजर में आपका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है, इसकी वजह से कि आपकी ग्रामर सही नहीं है। तो ग्रामर के लिए तो मैंने आप लोग को हल बताया है कि ग्रामर का ये है कि आपके पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, आप उस पर कम कर सकते हैं। इसके अलावा और राइटिंग स्किल्स में आप ये अच्छी कर सकते हैं कि आपकी अपने सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छी हो। आप जो है वो अपने जो है वो जर्नल में या फिर जिस किसी भी उसके लिए आप अगर एम कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं सजेशन पर्सनली ये देती हूँ स्टूडेंट्स को भी कि अब आजकल जो है जैसे जैसे एक ट्रेंड भी आया है कि आप लोग जो है वो न्यू स्टडीज जो है वो प्लांट्स की या एंजाइम्स की या और कोई मॉलिक्यूलर स्टडी इस टाइप की जो है वो अब रिपोर्ट हो रही है, लेकिन इन सब की रूट कहीं ना कहीं जो है वो ट्रेडिशनल सिस्टम से मिल रही है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम से मिल रही है, या
यूनानी मेडिसिन सिस्टम से मिल रही है, या कोई भी और पुरानी ट्रेडिशनल या पुरानी स्टडीज जो है, मैं सजेस्ट करूंगी आप उन्हें जरूर कोट करें और रिपोर्ट जरूर किया करें। इससे ये पता चलता है कि आप जो है वो, आपके पास बैक नॉलेज भी है, आपके पास रीसेंट नॉलेज भी है, आपके जो है वो ओवरऑल आप देख रहे हैं। या आप ये भी कर सकते हैं, रिव्यू आर्टिकल्स लिखने वालों को मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप वो टॉपिक्स उठाइए जो पुरानी मेडिसिनल सिस्टम में कहीं खो गए हैं, या ऐसी चीजें जो बहुत पहले रिपोर्ट हो चुकी हैं, अब मॉडर्न सिस्टम्स में नहीं रिपोर्ट हो रही। इसकी बिल्कुल रीसेंट मिसाल यही है जो आजकल अभी जो भंग की आप सुनेंगे कि ये वापस काश्त की और उसकी ये हो रही है। तो कैनबीज और कैनाबिनॉइड जो है ये बहुत ये कंपाउंड्स हैं जो इनमें से एक्सट्रैक्ट हुए हैं, लेकिन ये कंपाउंड्स अब जाके रिसेंटली वापस मतलब रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं। लेकिन अगर आप इन कंपाउंड्स की या इन चीजों को अगर आप पढ़ेंगे तो ये पुराने मेडिसिनल सिस्टम में या पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम्स में बहुत सेंचुरीज पहले ये रिपोर्ट हो चुकी हैं। अगर आप कोई रिसेंट आर्टिकल लिखें और आप अपनी वो स्टडीज रिपोर्ट करें जो कि बहुत पहले भुला दी जा चुकी हैं या वे फॉरगॉटन वे टू लॉन्ग अर्लियर, तो आप कनेक्शन दे रहे हैं पुरानी स्टडीज का न्यू स्टडीज से, आप उन्हें वापस ला रहे हैं। तो आपके रिव्यू आर्टिकल की जो वर्थ होगी, आई कांट इमेजिन दैट वर्थ। अगर आपने कोई ऐसे पार्ट को टारगेट कर लिया है या ऐसी चीज को जिसपे आपकी नजर है, किसी और की नजर नहीं है, और आपने उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया और अब आप उस पर रिव्यू आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, अब आप खुद सोचिए कि आपके रिव्यू आर्टिकल की क्या जबरदस्त वर्थ होने वाली है। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ हमेशा स्टूडेंट्स को कि पुराना लिटरेचर जरूर पढ़िए, नए लिटरेचर पर भी करिए। हम लोग अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग रीसेंट आर्टिकल 5 इयर्स के आर्टिकल्स ही देख रहे होते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पुराने आर्टिकल जो 50 इयर्स पहले 60 इयर्स पहले जो हैं, बहुत सारी चीजें, ऑल्दो तब इतनी चीजें नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं नॉलेज या नई रिसर्च के आइडियाज आपको कहीं ना कहीं वहीं से मिलते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर पुरानी स्टडीज पढ़ें और फिर देखें कि पुरानी और नई में क्या फर्क है। आप खुद ये डिफरेंस फील करेंगे और फिर आपको न्यू आइडियाज वहां से मिलेंगे, और यू नेवर नो के व्हाट न्यू आइडियाज यू विल ब्रिंग फ्रॉम दैट ओल्ड लिटरेचर। और इसके अलावा और कोई जो रिव्यू ओरिजिनल रिसर्च में जो एक अच्छी चीज है जो आपकी राइटिंग स्किल्स को बेटर कर सकती है, वो यही है कि आप जो है वो रेपिटिशन ना लाइए। जैसे कि इंट्रोडक्शन में जो पार्ट आपने डिस्कस कर लिया, आप डिस्कशन में ना लाइए, या अगर आप ला रहे हैं तो उसको किसी नए तरीके से डिफाइन करिए, या कोई नई वर्ड्स में लाइए, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं हो, या ये ना लगे कि ये बिल्कुल सेम चल रहा है। कोई ना कोई न्यू चीज लाइए थ्रू आउट। जो चीज मेथोडोलॉजी में डिस्कस है उसको वहीं रखिए, जो चीज डिस्कशन में आ रही है बिल्कुल नई पॉइंट्स लाइए। नोवेलिटी, खास तौर पे अपने पेपर की नोवेलिटी पॉइंट्स जो हैं, जो नई पॉइंट्स हैं, वो जरूर आप डिस्कस करिए डिस्कशन में। वो आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी बनाएगी, आपके पेपर की वर्ड भी अच्छा बनाएगी। और ठीक कोई है। क्वेश्चन हो अच्छा, यासीन? लास्ट 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? 3 क्वेश्चन लास्ट, जी एक मेरा है और 2 व्यूअर्स के हैं। अच्छा, एक अगर आपने इसका आंसर दिया वो मुझे पता नहीं क्योंकि मेरे बीच में नेटवर्क का इशू था। ये जी। अन्नम एक लड़की है, ठीक है? उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू रेफरेंस ऑफ एनी वेबसाइट विद नो ऑथर्स एंड नो डेट। विद नो ऑथर एंड नो डेट। अच्छा, इसका भी हाँ। एक ऑप्शन ये होता है, अच्छा डेट, नो डेट हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई डेट हुई हो या उस आर्टिकल, एक वेब फॉर एग्जांपल एक एक्चुअली वेबसाइट है। जी। एक्चुअली इन्होंने मेरे ख्याल में वो जस्ट डायरेक्टली कोई वेबसाइट है, उन्होंने वेबसाइट दिया, फॉर एग्जांपल हाँ। WHO है, ठीक है? उन्होंने कोई हम्म बात कर दी, तो उनकी तो हम्म डेट अक्सर होती है, लेकिन मेरे ख्याल में हम्म। ये डायरेक्टली वेबसाइट की बात कर रही है कि उसके क्या करें फिर ना। उसकी गाइडलाइंस होती हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने किसी जर्नल को मैं वही कहूंगी आप किसी जर्नल की गाइडलाइंस जरूर पढ़िए, ठीक है? उसके अंदर वो ईच एंड एवरी थिंग डिफाइन करते हैं कि आपने एक ऑनलाइन लिंक को भी कैसे डिफाइन करना है ना, वो भी उसमें तरीका लिखा हुआ होता है, ठीक है? अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है कि जो आप नहीं कोड कर सके, कोई बात नहीं, एंड नोट हर चीज ऑटोमेटिकली नहीं करता। एंड नोट के अंदर एक और फंक्शन भी होता है, हाउ टू राइट मैनुअली अ रेफरेंस। ये भी एक ऑप्शन होता है एंड नोट के अंदर, आप वो भी लिख सकते हैं, अपना रेफरेंस आप खुद बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऑटोमेटिकली हर चीज एंड नोट की फाइल आप डाउनलोड करें।
एक और फंक्शन भी होता है, अक्सर ऐसी होती है पुरानी बुक्स होती हैं जो अब ऑनलाइन नहीं मिल रही होती है, आपके पास हाथ में बुक्स मौजूद होती हैं, आपको उसका रेफरेंस कोड करना होता है, आपको वो ऑनलाइन नहीं मिल रही, अब आप एंड नोट के थ्रू उसको नहीं डाल सकते। अब आप क्या करेंगे, आप उस बुक को देखेंगे, उसका जो है वो बुक उसकी टाइप्स, अच्छा इस पे या तो एक काम करें, एंड नोट पे ना एक कोई कर लीजिए, या तो एक या तो मैं या भी शॉर्ट में बता देती हूँ यहाँ पर कि आप मैनुअली भी आप एंड नोट पे जो है वो डाल सकते हैं, रेफरेंस अपना खुद बना सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन होता है ऑन, एक लिस्ट देता है, एंड नोट पूछता है आपसे कि आप जो रेफरेंस बना रहे हैं वो किस चीज का बना रहे हैं, तो आप वो ऑप्शन चूज करिए, आप जर्नल का बना रहे हैं, आप बुक का बना रहे हैं, आप वेबसाइट का बना रहे हैं, वहां आई एम श्योर वेबसाइट का एक ऑप्शन होगा और उसकी रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो वेबसाइट को अगर आप कर रहे होंगे कोड, क्योंकि मैंने कभी इस तरह किया नहीं। जो WHO वाली बात आप कह रहे हैं, तो WHO के वॉल्यूम्स होते हैं और उनके वो मोनोग्राफ्स के बाकायदा ईयर होते हैं, आप सर्च करें वो आपको गूगल स्कॉलर पे मिल जाता है। नहीं भी हाँ, मिलते तो उनके वो आपको एडिशन वाइज आप डालेंगे, वो सॉर्ट हो जाता है। लेकिन वेबसाइट का होता है तो वो ऑनलाइन लिंक्स वगैरह होते हैं, वो आप खुद भी बिल्कुल डाल सकते हैं उसको। तो इस पे ठीक है। मैं आपको एग्जैक्टली तो मैं नहीं आपको बता सकती कि वो क्या क्या ऑप्शन एंड नोट मांगेगा उस वेबसाइट के, लेकिन मैं आपको ये वो सजेस्ट खैर करती हूँ कि आप वो एक बार खोल के देख लीजिए वो ऑप्शन। वो इस तरह कर लेंगे, किसी दिन आपका एक दिन और सेशन बना ले लेंगे ना, आपसे एक टाइम और ले सेशन लेंगे अच्छा, एक चले। दूसरा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में उस्मान अयूब ने क्वेश्चन किया है कि अगर इन नोट के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर, मेरे ख्याल में अनम ने किया था, हाँ, कि इन नोट के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर, अब वो मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, एक दो और सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं इन नोट की जगह। जो ऑप्शंस, अच्छा मैंने तो एंड नोट पे ही मेरा वो अच्छा है, और मैं पाकिस्तान में इजीली खुल जाता है वो, और उसके ऑनलाइन फ्री ट्रायल्स भी मौजूद होते हैं, तो स्टूडेंट्स को बाय परचेज करने का इशू नहीं आते, एंड नोट आसान रहता है, ठीक है। लेकिन मुझे ठीक है, बाकी उनका ये नहीं पता कि उनके ट्रायल वर्जन स्टूडेंट्स के लिए ओपन है या नहीं, क्योंकि यूजुअली ये वो होता है कि चले, ये वाले सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ते हैं। तो बीबी टैक्स एक है, इसके अलावा और मेरे जहन में इस वक्त कोई और नहीं आ रहा जो स्टूडेंट्स खैर के वो लिए हम लोग ओपन है। हाँ लास्ट चेक कर लेंगे, फिर उनको कमेंट्स में जी बता देंगे, कोई इशू नहीं है। जी अच्छा, एक दूसरा बिल्कुल। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मतलब हम लोग साथ रिव्यू पेपर में हम लोग पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक तो हम्म पेपर लिमिट पूछनी है मैंने, कि मतलब एक बंदे ने रिव्यू पेपर लिखना है, तो कितने पेपर उसने मैक्सिमम उसके पास से होने चाहिए या मिनिमम उसने रखने चाहिए रिव्यू पेपर के लिए, ठीक है, एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि उसमें टेबल्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, तो हम्म उनको मतलब ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट का, तो उनको उसने चेंज करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, प्लेजरिज्म वगैरह इस तरह रिमूव, या खुद बनाना पड़ेगा उसका डेटा लेके एक्सेल फाइल हम्म वगैरह में करना। तो ये हम्म क्वेश्चन के आंसर बस ये लास्ट ही है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपका पहला क्वेश्चन ये कि पेपर की लिमिट कितनी होनी चाहिए ना, रेफरेंस की एज सच रेफरेंस की कोई लिमिट नहीं होती। मैंने अब तक आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं देखा रिव्यू का या किसी उसका कि जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि रेफरेंस की लिमिट है, आप रेफरेंस दीजिए, बिब्लियोग्राफी की कोई नहीं होती। हाँ, वर्ड की लिमिट होती है, रेफरेंसेस के, सॉरी रेफरेंसेस कह रही हूँ मैं, वर्ड की जो आपने अपना टेक्स्ट लिखा है उसकी लिमिट होती है, बिब्लियोग्राफी की कभी भी कोई लिमिट एज सच नहीं होती। आप एक रेफरेंस, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मैंने ये दिस प्लांट हैज दिस एंजाइम इनहिबिशन, मैंने अगर उसको जस्टिफाई करने के लिए 4 रेफरेंसेस भी डालें एक लाइन को, दैट्स नॉट एन इशू, आप दे सकते हैं, बिब्लियोग्राफी का सच कोई इशू नहीं होता कि आपने एक लाइन को 4 रेफरेंसेस जस्टिफाई किया, ये ऑथेंटिकेट कर रहा है आपकी लाइन को, ठीक है। रिव्यू आर्टिकल के अंदर जहां तक मैंने तो 200 मिनिमम देखा है, 400 भी जा रहा है, 1000 भी जा रहे हैं, ऐसा इशू नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपके आर्टिकल की लेंथ कितनी है, रिक्वायरमेंट है आप दीजिए रेफरेंसेस, ऐसा कोई इशू नहीं है। दूसरी जहां तक बात है कि आप उसको अगर किसी को कोट कर रहे हैं तो क्या प्लेजरिज्म, देखिए प्लेजरिज्म वहां आता है जब आपने किसी का काम तो रिप्रेजेंट किया हो लेकिन उसको आपने ड्यू क्रेडिट नहीं दिया है, ठीक है। आपने जी फॉर जी एग्जाम्पल किसी जर्नल का या किसी आर्टिकल का आपको फिगर अच्छी लग गई, हो सकता है वो फिगर उस ऑथर ने खुद से बनाई हो फर्स्ट टाइम और वो उसकी कॉपीराइट प्रॉपर्टी है, आपने अगर उसको कोट करना है आप उसका रेफरेंस दीजिए। आपको अगर कोई खास टेबल रिकॉर्ड करना है जो ऑलरेडी कहीं पर एज इट इज बना हुआ है, आप उसका रेफरेंस दे दीजिए, दैट्स नॉट एन इशू। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ मटेरियल उससे चाहिए, कुछ किसी और पेपर से चाहिए और अपना खुद बनाना पड़ेगा,
तो आप उसको खुद भी बना सकते हैं एक्सेल पर या और सिंपल वर्ड पे आप टेबल बनाइए, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। कुछ हाँ पे जर्नल्स ऐसे होते हैं कि जो मांगते हैं कि उनकी टेबल का जो है वो टेबल में तो ऐसा सच वर्ड में ही बनता है, लेकिन फिगर्स में समटाइम्स ऐसा इशू आता है कि वो आपसे मांगते हैं कि जो इमेज हो, इमेज फॉर्म में दिया हुआ हो या इमेज का एक्सटेंशन हो, टिफ हो, जेपैग हो, पीएनजी हो, ये एक अलग उसमें मांगा जाता है। फिगर्स में ये रिस्ट्रिक्शन आती है, लेकिन टेबल्स में तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है। तो आप आराम से जो टेबल आप रिव्यू टेबल बनाना चाहें अपना या कोई और टेबल भी बनाना चाहें, तो आप अगर उस ऑथर को कोट कर रहे हैं, ड्यू क्रेडिट दे रहे हैं, वेल एंड गुड, तो अब वो प्लेजरिज्म में नहीं आता। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट उसका कर देंगे और आप जो है उसको मेंशन भी नहीं करेंगे, उस साइट को साइट भी नहीं कर रहे हैं आप, और आप उसको ये शो कर रहे हैं दैट्स योर वर्क, दैट्स विल ट्रूली कॉल प्लेजरिज्म। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन लेना है या? नहीं ले लीजिए आप, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, बस इनके शॉर्ट आंसर दे देते हैं। जी उस्मान अयूब कह रहे हैं कि इज देयर एनी जर्नल व्हिच फ्रीली पब्लिश हैविंग इम्पैक्ट फैक्टर, मतलब हाई इम्पैक्ट फैक्टर? एब्सोल्युटली मैंने तो बल्कि तमाम बड़े जर्नल्स में देखा है कि ना एल्सेवियर के और क्या नाम है उसके, विली के और फ्रांसिस एंड टेलर के, इनकी कोई फीस ही नहीं है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई हैं। तो अगर आपका वर्क बहुत अच्छा है, आप जो है वो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी कर सकते हैं, आप जाइए फ्री जर्नल, बिल्कुल जाइए। एल्सेवियर के तो ज्यादातर जर्नल्स बिल्कुल फ्री हैं, कोई कॉस्ट नहीं है इनकी रिव्यूइंग की, नई पब्लिकेशन की। सो बहुत सारे जर्नल्स हैं, आप देखिए। बल्कि मैंने तो ये महसूस किया है कि जो जर्नल जितना रेप्यूटेबल होता है उसकी उतनी फीस नहीं होती है और जो जितना न्यू जर्नल होता है उसकी उतनी ज्यादा फीस होती है, बिकॉज उनका सेटअप नया होता है, उन्हें पब्लिकेशन और उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपसे फीस मांगते हैं उसकी। ठीक तो है। बहुत सारे अच्छा, जर्नल्स होंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, सुहेल असलम जो कि कंटिन्यूसली क्वेश्चन कर रहे हैं और उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीख लिया है, और मुझे उम्मीद है जितनी भी व्यूअर्स है जो देख रहे हैं, और मुझे अभी व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स है कैबिनेट के, तो वो कह रहे हैं कि ये वीडियो मैं बाद में देख सकती हूँ लड़कियां लड़के सब। मैंने कहा हाँ देख सकते हो, उधर पड़ी होगी ना पेज पे। अच्छा, इनका क्वेश्चन है, बिल्कुल। प्लीज गिव टिप हाउ टू चेक प्लेजरिज्म सेल्फ, क्योंकि जो पाकिस्तान में मतलब लोग यूज करते हैं टेरेंटीन जो सॉफ्टवेयर है, जो कि यूनिवर्सिटी एक्सेस नहीं देती है स्टूडेंट्स को ना, तो वो है कहते हैं। बिल्कुल इसके अलावा जो सेल्फ प्लेजरिज्म चेक करना हो किसी स्टूडेंट ने, तो आपके जहन में है जी कोई सॉफ्टवेयर की तरह? बिल्कुल। प्लेजरिज्म चेक करने के लिए मेरे पास पूरी एक लिस्ट है, मैंने स्टूडेंट्स के लिए यही निकाली थी, मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा और इसकी नीड होगी, तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर जो है टॉप 10 जो है, या मेरी भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल गूगल कर सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर। तो उसके अंदर आपने ये करना होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जो है वो वर्ड लिमिट होती है, यानी आप पैराग्राफ वाइज चेक करें। कुछ बहुत अच्छे जो होते हैं उनके अंदर आप पूरी फाइल डाउन अपलोड करिए, वो आपको पूरा प्लेजरिज्म के साथ ग्रामर भी चेक करके बताता है। अच्छा, बहुत पॉपुलरली तो आजकल एक चल रहा है ग्रामरली के नाम से, ग्रामरली है, इसके अलावा बिल्कुल। प्लेजरिज्मा है, प्लेजियम है, कॉपी लीक है। ये जो है वो बहुत और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ये फ्री है, इनके अंदर इसकी कोई फीस कोड नहीं है, ये बुक भी है। ऑनलाइन एक्सेसिबल है। जी बिल्कुल। एक कोड बुक है कि समथिंग इस तरह कुछ नाम है उसका, 12 बोर्ड सॉफ्टवेयर भी है, जिससे प्लेजरिज्म चेक की जाती है, और कुछ स्टूडेंट वो प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए भी यूज कर लेते हैं, उसमें है रिप्लेसिंग ठीक है वो भी। बिल्कुल। अच्छा, प्लीज शेयर टाइमिंग एंड टॉपिक ऑफ नेक्स्ट टॉपिक सेशन। एंड नोट तो पूछ है। एंड नोट का, अच्छा एंड नोट का मैं भी यही कहूंगी कि एंड नोट मैं उतना सिखा सकती हूँ जितना ट्रबल शूटिंग मैंने सीखी है, और जितने मेरे रिसर्च वर्क में जितने मुझे प्रॉब्लम्स आए वो तो मैं सिखा सकती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ एंड नोट। तो हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीजें हों जो बहुत सारे और लोगों को भी आती हूँ। मैं कोशिश करूंगी अगर मैं एंड नोट पे बताऊं तो फिर मैं उस पर प्रॉपर होमवर्क करूँ, क्योंकि मैंने आपसे अपने वो एक्सपीरियंस शेयर किया जो प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं। ठीक है, मैक्सिमम आ गई हैं, 2 3 4 साल में बहुत एंड नोट पे काम रहा है, और हर तरह की प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ता है आपको, क्योंकि कुछ रेफरेंस जैसे मैंने बताया पुरानी बुक्स हैं, आप उनको कैसे कोट करेंगे, दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट, हाउ यू विल साइट इट। तो ये प्रॉब्लम आपको आता है, आप खुद बता दीजिए। इसके अलावा
कोशिश करेंगे, चले मैं अब इतनी रिक्वेस्ट आई है तो मैं टाइम निकाल के इंशाल्लाह फिर इस पर होमवर्क करके फिर मैं जरूर जो है बताऊंगी कि एंड नोट का पे कब कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर वो हम अपने फेसबुक जो पेज है उस पे हम लोग बता देंगे जिस दिन बिल्कुल मैडम फ्री हुई और उनके पास टाइम हुआ तो उस दिन हम लोग सेशन रख लेंगे और वैसे ही हम लोग एक वीक पहले बता देंगे, सब रेडी होंगे। बिल्कुल सोहेल असलम कह रहे हैं प्लीज गिव लिस्ट इन कमेंट बॉक्स, कि वो कमेंट बॉक्स में भी आप लिखवा देना। ठीक है। अच्छा वो प्लेजरिज्म की उस प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर का कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है ठीक एंड उस्मान अयूब कह रहे हैं कि वन सेशन ऑन एसपीएसएस इज आल्सो ना। नीडेड बेसिक एसपीएसएस एसपीएसएस में की मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लेती, बिकॉज एसपीएसएस बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टैटिस्टिशियन का काम है, बहुत ठीक है, डिफिकल्ट है, उसके मुझे भी लिए बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए मेरे साथ एक हाँ, उसके लिए एक स्टैटिस्टिक है हमारे साथ, इंशाल्लाह किसी दिन उनसे बिल्कुल बात करके वो अरेंज कर लेंगे। बस फिर आप भी बिल्कुल हमारे साथ हो जाएंगी सेशन में बिल्कुल अगर टाइम बिल्कुल हुआ आपके पास इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच सब जो ठीक है। व्यूअर्स है उनकी तरफ से आपको मैडम क्या पाए, आपने हमें टाइम दिया इतने बिजी थैंक शेड्यूल यू में ना, उसे थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मैंने मच। बेसिकली खुद बहुत कुछ सीख लिया, मैंने खुद अच्छा बेसिकली बहुत कुछ सीख लिया ना आपसे। हाँ, थैंक यू थैंक यू। और ये पेजेस देखा सब तो सुबह से मैं मतलब आपके पॉइंट्स लिख रहा हूँ, तो मैंने कहा क्वेश्चन भी अच्छा करूंगा और पॉइंट्स भी लिख लूंगा ना। तो सबकी तरफ से थैंक यू और सबको भी थैंक यू थैंक्स सो जिन्होंने मच। आपका जो वीडियो देखा वो देखे, थैंक यू सो बिल्कुल मच। मुझे ठीक है बहुत मैम, खुशी हुई, मुझे और कुछ बहुत अगर खुशी हुई अपनी नॉलेज शेयर करने में। ये कि स्टूडेंट्स के लिए हम जितना कर सकें बेटर है, कि आइडिया है हमें रहता है कि इन डिफिकल्ट पॉइंट से हम गुजरे हैं, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, गिरते पड़ते आप सीखते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा कि मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मेरे कोई नॉलेज स्टूडेंट्स के काम आए। आई विल बी ऑब्लिक, हाईली ऑब्लिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके गाइस, सो बस हम लोग ऑफलाइन जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सबका जिन्होंने सेशन देखा, और ये वीडियो इंशाल्लाह हमारे पेज पे पड़ी होगी और जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी हम शेयर कर लेंगे। अगर आपको किसी ने यूट्यूब चैनल से डाउनलोड करनी है अपने उसके लिए तो वो कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन जब भी होगा हम लोग आप लोग को बता देंगे, और वो भी इंशाल्लाह इंटरेस्टेड टॉपिक पे, कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक होंगे जिन पे हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।